जस्ट कंफर्म करना मुझे हाँ कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। हो गया ना सर? यस सर, हो गया। ओके ठीक है। ओके सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। ठीक है। अच्छा, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि ये जो मॉर्निंग वाला अकाउंट्स का क्लास मैं लेता हूँ, बाकी एडवांस पार्ट तो मैम लेते हैं, आप लोग जानते हो। ये वाला क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं? ये वाला क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि अकाउंट्स का थ्योरी, अकाउंट्स का बेसिक, यही सब चर्चा होता है। तो आज भी एकदम एकदम बेसिक पार्ट में ही एक चर्चा मैं करूंगा। जैसे इससे पहले जो चैप्टर चल रहा था, जिन लोगों का मिस है, डोंट वरी फॉर दैट, बिकॉज वो वाला क्लास आप लोगों को शेयर किया जाएगा या फिर बाद में भी होगा, जब राउंड होगा फिर से करवाया जाएगा। लेकिन करेंटली जो क्लास करेंगे, ये जो आज का टॉपिक है, एकदम मतलब आप बोल सकते हो कि अकाउंट से एकदम पहला क्लास होना चाहिए। मतलब सर, पहला मतलब एकदम बेसिक, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इट्स अ वेरी पॉपुलर डिस्कशन, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। तो इस पर्टिकुलर, ये देखने में थ्योरेटिकल जैसा ही लगेगा आपको, बट ये अकाउंटेंसी का मतलब आप हार्ट मान सकते हो। मतलब जैसे होता है ना दिल की धड़कन, तो ये आज वाला क्लास जो है, ये अकाउंट्स का दिल की धड़कन मान सकते हो। मतलब अगर आपको अकाउंट सीखना है, अगर अकाउंट्स को समझना है, ठीक है, और अकाउंट्स को अगर दिल से लगाना है, तो फिर इसके लिए ये वाला क्लास बहुत वाइटल है। तो चलो मैं आपको एक एक करके बात करके ही आपको समझाऊंगा कि अकाउंट्स क्या काम करते हैं। ऐसे इन सिंपल अगर कहा जाए तो अकाउंटेंसी एक ऐसे सब्जेक्ट है जिसको हम लोग बंगाली में क्या बोलते हैं? बंगाली में अकाउंटेंसी को कहा जाता है सर हिसाब। की वाले बांग्लाते हैं, जो लोग बंगाली समझते हो उनको पता होगा, है ना? हिसाब शास्त्रो, वेरी गुड साहब। ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में भी इसको हिसाब शास्त्री कहा जाता खाता है। बही, खाता बही। खाता, खाता वही, वेरी गुड सर। वही खाता या खाता वही। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है कि हिसाब हिसाब वाला जो वर्ड मैंने बोला, ये हिंदी में भी यूज होता है। अच्छा ठीक है, चलो। तो ये बेसिकली बिजनेस करना होता है और उसका हिसाब रखना होता है। इन सिंपल अगर एक लेमैन की तरह समझो, लेमैन मतलब जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझ सकता है, जिसको कुछ नहीं आता, जो अकाउंट्स का समझ भी नहीं रख सकता है, वो भी समझ सकता है कि भाई बिजनेस करना है, उसको अकाउंटेंसी में बदलना है। तो बिजनेस जब भी हम लोग करेंगे, तो उसका जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होगा, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी होगा, उसमें पैसा का एक्सपेंसेस होगा, इनकम होगा, तो ये इनकम एक्सपेंस डे टू डे बिजनेस इवेंट, ये सबको अगर एक पर्टिकुलर जगह में, ये सभी चीजों को अगर एक एक पर्टिकुलर जगह में समरिटिकली रिकॉर्ड किया जाए, ठीक है, एक समरिटिकली क्लासिफाई किया जाए, मैं वही सब बात करूंगा आप लोगों से कि बिजनेस का जो डेटा है, बेसिकली इन सिंपल अगर कहो ना, डेटा एनालिसिस, ये वर्ड आप लोग सुने हो सर, डेटा एनालिसिस। मतलब यस बेसिकली सर। आजकल बहुत कोर्स चलता है मार्केट में, डेटा एनालिसिस, हाँ, डेटा हैडूप, डेटा एनालिटिकल प्रोसीडियर, ऐसे बहुत सारा कोर्स आप लोग मार्केट में सुनते होंगे। तो ये सब कोर्स कहाँ से जन्म लेता है? एक्चुअली सभी कोर्स के पीछे एक सब्जेक्ट तो है सर, वो है स्टैटिस्टिक्स एज वेल एज अकाउंटेंसी। ऐसे स्टैटिस्टिक्स के बारे में अभी नहीं बात करना है मुझे। ऐसे ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैं आपको चर्चा बहुत सारा चीज करने वाला हूँ। अकाउंट्स के साथ इकोनॉमिक्स का रिलेशन, अकाउंट्स के साथ मैथ्स का रिलेशन, अकाउंट्स के साथ स्टैटिस्टिक्स का रिलेशन, अकाउंट्स के साथ कॉस्टिंग का रिलेशन, बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ सर। तो फिर ठीक है सर, चलो सीखते सीखते ही बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सोविक एंड स्नेहाशीष। गुड मॉर्निंग। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, जस्ट कंफर्म मी कि स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं। हुआ है सर? यस सर। ओके सर। अच्छा देखो सर, ये आज का डिस्कशन है, और इससे पहले वाला जो डिस्कशन चल रहा था, जिन लोगों ने इससे पहले वाला क्लास कर रहा था, उनके साथ हम लोग बात कर रहे थे सर ये वाला टॉपिक में। टॉपिक क्या था? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट 12 कन्वेंशन कॉन्सेप्ट के बारे में बात किए। तो जिनका मिस है, डोंट वरी, उनको भी धीरे धीरे करवाया जाएगा। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट से लेके एकदम मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट तक, जिसके बेसिस में अकाउंटेंसी चलता है, ये वाला टॉपिक कवर किया मैंने। और इसके बेसिस में जिन लोगों का कवर हो चुका है, उनको बोल रहा हूँ सर कि आप अपना नॉलेज जरूर टेस्ट करना। जो मटेरियल मैंने आप लोगों को शेयर किया, और जिनके पास मटेरियल है, आप जरूर एक बार चेक करके देखना कि जो भी दिया है उसके अंदर से आप उसको ठीक से पढ़ो एक बार, ठीक है, और क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू करो, क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू करो। आप बात समझ रहे हो ना सर?
यस सर। एक सेकेंड। तो फिर ये तो हो जाएगा आपका वो वाला, लेकिन आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सर एकदम बेसिक बात, एकदम बेसिक। तो इसको क्या बोलेंगे सर, वेरी बेसिक को, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है सर, तो थोड़ा सा दिल थाम को बैठिए, एकदम पेशेंस के साथ थोड़ा सुनना होगा आप लोगों को कि ये अकाउंट्स का मतलब क्या है, इसका स्कोप क्या है। ऐसे अगर मैं आपको सिंपल समझाऊं कि इसमें क्या क्या लर्निंग आउटकम्स निकलने वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंट, मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड पॉइंट बता रहा है सर, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड द डिस्टिंक्शन अकाउंटिंग विद बुक कीपिंग। सर ये बुक कीपिंग वर्ड ना बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, बुक कीपिंग वर्ड सुने हो आप लोग पहले कभी? हाँ सर, बुक कीपिंग वर्ड पहले सुने? यस सर एक्चुअली बुक कीपिंग जो होता है ना, ये कोई भी करता है, मतलब कोई भी नॉर्मल बिजनेसमैन को अगर आप देखोगे, रास्ते में देखो, दुकान में देखो, कोई भी बिजनेसमैन वो अपना एक खाता जरूर रखता है जिसमें वो अपना हिसाब रखता है कस्टमर्स का। अरे देखा हो कि नहीं? नहीं देखा? हाँ सर, अरे इस तरह का होता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, किसी भी, देखिए जी, वेरी गुड सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। किसी भी दुकानदार के पास चले जाओ, किसी भी फैक्ट्री में चले जाओ, कुछ ऐसा दिखने में हो सकता है सर, अकाउंट्स बुक। नहीं, आजकल तो मॉडल सब कुछ सॉफ्टवेयर में होता है, मैं पुराना वाला ढूंढ रहा हूँ। पुराना वाला देखा आप लोगों ने कभी? अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी कुछ इस तरह का यस होता सर, है। देखे हाँ सर, कुछ ऐसा देखने में होता है, ठीक है। है सर, ये रकम देखते हैं। हाँ, कुछ इसी तरह का देखने में होता था। आजकल ऐसा लोग यूज नहीं करता, क्योंकि आजकल तो सर सॉफ्टवेयर में हैंडल होता है ना सर, आजकल सॉफ्टवेयर में हैंडल होता है, सब कुछ सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाता है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर सारा का सारा चीजें इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि आजकल जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन एक जमाना था जब ऐसा देखने में होता था। हाँ सर, देखो तो, दिख रहा है ना आप लोगों को अकाउंट्स का किताब, यस सर, है है ना? रकम देखते हाँ, हैं। कुछ ऐसा ही देखने में होता है, ठीक है। तो इवन हमारे वेस्ट बंगाल में पहला बोईशाख जानते हो आप लोग, मतलब जो बैसाख का पहला दिन होता है, उस पर्टिकुलर डे में भी बहुत सारे दुकानदार, नॉर्मली सारा का सारे नहीं कर सकता बिकॉज सबका अलग अलग दिन भी हो सकता है, बट पहला बोईशाख जो होता है, मतलब बैसाख का जो पहला दिन, फर्स्ट डे ऑफ बैसाख महीना इन बंगाली कैलेंडर, उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर डे में अकाउंट्स का जो खाता है उसको ओपन किया जाता है, और उसके रिगार्डिंग गणेश भगवान का पूजा भी किया जाता है। हाँ सर, अरे जानते कि नहीं जानते? ये सब पॉपुलर टेक्निक क्या है, ये सब बिजनेस के। हाँ, दीज थिंग्स आर वेरी हल्का था रिलेटेड। यस सर, हल खाता बोलते हैं, वेरी गुड सर। तो ये जो टेक्निक आजकल हम लोग बुक कीपिंग में करते हैं, इस इंसान को देख रहे हैं सर, ये कौन है बोलो तो? सर, बुक कीपिंग का इन्वेंट ये है लूका पैसियोली, ये है लूका पैसियोली, वेरी गुड सर। ये मॉडर्न डे में जो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है ना सर, डबल एंट्री बुक कीपिंग, आप लोग देखना किताब के ऊपर क्या लिखा रहता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग लिखा रहता है। ये फेमस मैथमेटिशियन है, गैलीलियो गैलीली के साथ काम करते थे। गैलीलियो गैलीली को तो जानते होंगे आप लोग, जिन्होंने बायनोकुलर निकाला, जिन्होंने ये प्रूव किया था गैलीलियो गैलीली ने कि दुनिया, वर्ल्ड जो है वो सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग करता है। हाँ सर, पहले लोग क्या बोलता था, मतलब बिफोर गैलीलियो गैलीली पहले बोलता था कि सन घूम रहा है, दुनिया अपने जगह में है। फिर बाद में गैलीलियो गैलीली ने प्रूव किया कि नहीं, सन अपने जगह में है, सोलर सिस्टम का जो मेन है, और बाकी 8 से 9 जो प्लैनेट है वो उसके ऊपर बेस करके ऑर्बिट कर रहे हैं उसके बेसिस में, ठीक है। तो जो भी हो, वो तो अलग जियोग्राफिकल बातें होंगे सर। लेकिन ये जो लूका पैसियोली है, लूका पैसियोली, पोर्ट्रेट ऑफ लूका पैसियोली पेंटेड बाय जैकोब दे बर्बरी 1495, ऑलमोस्ट 1444 45 के आसपास का बात है, इटली का बात है सर। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये इटली का बात कर रहा हूँ। इटली में उन्होंने फर्स्ट टाइम डबल एंट्री बुक कीपिंग के बारे में सोचा था। डबल एंट्री मतलब आप लोग सुनते होंगे चारों तरफ अकाउंट्स में, ऐसे बहुत लोग ऑलरेडी करते भी हो, डेबिट एंड क्रेडिट, सुने हो सर ये वाला बातें? डेबिट क्रेडिट, है ना? डेबिट का मतलब क्या है? थैंक यू सर। डेबिट जो वर्ड है ये आया है डेबिटम से। अभी कुछ मत लिखो, अभी बस सुनो, बाद में सब नोट्स मिल जाएगा। डेबिट मतलब डेबिटम, क्रेडिट मतलब क्रेडिटम, क्रेडिटम वर्ड से क्रेडिट आया है और डेबिटम वर्ड से डेबिट आया है। तो ये
न्यूटन का थर्ड लॉ के बेसिस में एक तरह का बना हुआ है, मतलब एक तरह का न्यूटन का थर्ड लॉ जिस तरह चलता है ना सर, उसी तरह का। एवरी एक्शन एंड सेम एंड ऑपोजिट, क्या बोलते हैं सर न्यूटन का थर्ड लॉ Every बताओ? action has same and opposite reaction. एवरी एक्शन है सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एग्जैक्टली। हर डेबिट का क्रेडिट होगा, एवरी डेबिट हैज ऑलवेज एन इक्वल क्रेडिट, ठीक है। हर डेबिट का क्रेडिट होगा और हर क्रेडिट का डेबिट होगा, ठीक है। ये डेबिट और क्रेडिट का खेल क्या है, जो डबल एंट्री बुक कीपिंग का, डबल एंट्री बुक कीपिंग का हार्ट है सर, एकदम जान है इसका। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग कैसे आया वो भी मैं बात करूंगा आप लोगों से आज। तो सर एकदम एक एक करके सारा का सारा बेसिक चर्चा ही मैं करूंगा आप लोगों से। अकाउंट्स है क्या, इसको करके क्या फायदा है, अकाउंटेंसी का यूजर्स कौन है, उसका यूज करके आपको क्या बेनिफिट है, आप अकाउंटेंसी सीख के क्या कर लोगे, ऐसा क्या जरूरत पड़ गया दुनिया में अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट को इतना ज्यादा, मतलब क्या बोले सर, मतलब इम्प्रूव करने का, इतना ज्यादा इसके पीछे लोग भाग क्यों रहा है, सारा दुनिया अकाउंट्स के पीछे भाग रहा है आजकल, ठीक है। मतलब अकाउंटेंसी बिना कुछ नहीं है, ऐसा फीलिंग है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी, जो अकाउंटेंसी का इंडिया में सबसे बेस्ट पढ़ाई माना जाता है, या फिर कॉस्ट अकाउंटेंसी जो अकाउंट्स का एक अलग ब्रांच बन के आया है, जिसको सीएमई के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा कोर्स भी बन गया है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटेंसी। उसके साथ साथ 11-12 लेवल में, कॉलेज लेवल में बीकॉम का पढ़ाई, एमकॉम का पढ़ाई, सारे के सारे सब्जेक्ट का जो एक ही पेपर के साथ कनेक्टेड होके हुआ है, वो सारा का सारा एक ही चीजों से कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है सर? सबके साथ एक सब्जेक्ट का कनेक्शन, दैट इज अकाउंटिंग। एक सब्जेक्ट आपको डिग्री दे रहा है, आपको प्रोफेशनल्स बना रहा है, आपको नॉलेज दे रहा है, ऐसा क्या है इसके अंदर, ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए आपको? आप बात समझ पा रहे हैं सर? हाँ, इसीलिए तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का एकदम स्टार्टिंग में क्या बोला सर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, आपको ये तो पता होना चाहिए ना। तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, डिस्टिंक्शन ऑफ अकाउंटिंग विद बुक कीपिंग, अप्रिशिएट द इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एज अ सोशल साइंस। सर क्या बात सुनो सर, अकाउंट्स को सोशल साइंस बताया जा रहा है, अकाउंटेंसी एक सोशल साइंस भी है। मतलब हमारे समाज का जो, मतलब क्या बोलूं सर, सोसाइटी का जो डेवलपमेंट है ना, वो अकाउंट्स पे डिपेंड करता है। सर कैसे? उसके लिए वेट करना पड़ेगा सर। सोशल साइंस कैसे है, ये सोसाइटी को क्यों डेवलप करता है अकाउंटेंसी, आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा सर। एक्सप्लेन सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग अकेला पूरा का पूरा चार्ज, मतलब पूरा काम अकेला नहीं कर सकता, इसीलिए अकाउंट्स कुछ सब फील्ड भी बना के रखा है। उस सब फील्ड के बेसिस में अकाउंटेंसी अपने आप को डे बाय डे इवोल्यूशन कर रहा है। इसके साथ साथ आपको आइडेंटिफाई वेरियस यूजर्स ग्रुप। अरे सर अकाउंट तो बना लेंगे, अकाउंटेंसी कर भी लेंगे, लेकिन उसको यूज कौन करेगा? उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो जनरेट होगा आपके अकाउंटिंग टेक्निक के ऊपर डिपेंड करके, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या करने वाले हैं हम। इसके साथ ये भी जानना जरूरी है सर, ये अकाउंटेंसी के साथ इकोनॉमिक्स का रिलेशन क्या है। आप लोग सब्जेक्ट्स भी लेते हो ना सर कॉमर्स में, स्कूल लेवल में, है ना, इकोनॉमिक्स लिया जाता है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है, कोई कोई मैथमेटिक्स भी पढ़ता है, लॉ, मैनेजमेंट, ये सब अकाउंट्स का ही रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है सर। Explain the limitation of accounting, appreciate the enlarged boundary of accounting profession and the areas where is a chartered accountant, जो accountancy के लिए हमारे देश में, not just in India, even world wide भी accountancy professions को हर कंट्री में उस देश, उस पर्टिकुलर कंट्री का चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर पर्सनल अकाउंटेंट भी कहा जाता है, वही संभालते हैं। जैसे इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से पास करने वाले लोग जो अकाउंटिंग प्रोफेशंस को संभालते हैं, आईसीएआई, आई होप आप लोग नाम सुने होंगे सर सभी कोई। आईसीएआई से प्रोफेशनल लेवल में चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाई करके अब इंडिया में अकाउंट्स का टॉप मोस्ट पोजीशन बना सकते हो। सर क्या जरूरी है? अरे नहीं सर, अगर कोई सीए नहीं करेगा उसके अलावा और भी लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, जो सीएमए करते हैं वो भी जबरदस्त अकाउंटेंसी करते हैं, लेकिन अब वो थोड़ा साफ फील्ड या कॉस्टिंग वगैरह में ज्यादा फोकस करते हैं। नॉर्मल बीकॉम एमकॉम करके भी लोग अकाउंट्स का काम कर सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि किस तरह से अकाउंटिंग प्रोफेशंस के बेसिस में कितना सारा लोग मतलब इसके ऊपर डिपेंड करते हैं और उसके बेसिस में अकाउंट्स का एरिया चलते हैं। तो अब आपको मैं यही बताने जा रहा हूं सर कि ये अकाउंट्स का जो प्रोसीडियर है, इस प्रोसीडियर का एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। सबको फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है सर? Yes. ओके, ये जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये थ्योरेटिकल एरिया है, ठीक है। थ्योरेटिकल एरिया बहुत वाइटल है सर, बिकॉज आपका थ्योरी क्लियर रहेगा तो जाके आप प्रैक्टिकल में अच्छे से कर पाओगे। जैसे मैम के पास जब आप प्रैक्टिकल क्लास करोगे, या फिर मेरे पास भी जब आप प्रैक्टिकल चीजें सीखते हो, लाइक जर्नल सीखते हो, लेजर सीखते हो, ठीक है, तो जर्नल एंट्री सीखने के टाइम पे, डेबिट क्रेडिट सीखने के टाइम पे भी बहुत यूज होने वाला है। तो एग्जैक्टली मतलब फॉर एडवांस लेवल ऑफ अकाउंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए
आपको ये बेसिक बातें बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। तो जिन लोगों का अभी भी जर्नल नहीं हुआ, मैं उनको जर्नल कराऊंगा, डोंट वरी। लेजर कराऊंगा, ठीक है, ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब होगा सर। जिन लोगों का मेरे पास नहीं हुआ, मैं उनके लिए क्लास अरेंज करूंगा फिर से, तो वो लोग ये जर्नल लेजर को अलग से करेगा। लेकिन जिन लोगों का हो चुका है और जो अभी मैम के पास एडवांस लेवल भी पढ़ रहे हैं, सभी को बोल रहा हूँ सर, थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंट्स जो है सर, इसको बहुत दिल से समझो, बिकॉज यहाँ से आपको एमसीक्यू क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। तो थ्योरी और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो पूछता है वो तो पूछेगा ही, क्वेश्चन तो पूछने के लिए होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप अकाउंट्स का बेसिक को नहीं समझोगे, अकाउंट्स का थ्योरी को नहीं समझोगे, तो फिर आपके लिए अकाउंट्स को जो मतलब ओवरऑल जो अकाउंट्स का नॉलेज है ना, वो आधा अधूरा हो जाएगा। तो कोई भी चीज आधा अधूरा अच्छा बात नहीं है, हमेशा पूरा करना चाहिए। तो अकाउंट्स पूरा तब तक नहीं होगा जब तक आप उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, या कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरेटिकल मतलब कॉन्सेप्ट जो है, वो जब तक फुलफिल नहीं करते हो। तो इसी पॉइंट में चलो सर, मैं आपको आगे बताता हूं कि हमें अकाउंट्स का जो प्रोसीडियर है, इसको कैसे हैंडल करना होता है। सर सबको समझ आ रहा है ना सर, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? Yes, sir. हाँ सर, Yes, sir. ओके सर, Yes, sir. ओके सर, ओके। ओके, आप लोग फ्लो चार्ट देख पा रहे हो ना सर? इस पर्टिकुलर फ्लो चार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पॉइंट टू बी नोटेड सर। अकाउंटेंसी में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरा यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब बात जनरेटिंग का होता है तो उसमें तीन चीज होते हैं, क्या क्या सर? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जब जनरेट करना होता है, इसके लिए आपको रिकॉर्ड करना होगा, क्लासिफाई करना होगा, समराइज करना होगा, ठीक है, ये तीनों चीज, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, पॉइंट टू बी नोटेड सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Generating financial information, recording, classifying, summarizing, and using the financial information is analyzing, interpreting and communicating. ये कनेक्टेड है सर, ऑब्वियसली ये जो 6 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। बट जब भी बात यूजिंग का हो जाता है, तब उसमें एनालाइजिंग आ जाएगा, इंटरप्रेटिंग आ जाएगा, कम्युनिकेटिंग आ जाएगा। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे रटना पड़ेगा। सर डोंट नीड टू मग अप, मग अप मत करो, आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, वेट करो सर, ठीक है, कि इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है रियल लाइफ में। ऐसा नहीं कि अकाउंट्स पढ़ लिए तो बस खत्म हो गया। अरे भाई किताबी बात रट के क्या करोगे? जब तक बुकिश सेंस आप रियल लाइफ में यूज नहीं कर पाते हो, तब तक कोई फायदा नहीं है। ये वाला बात नॉट जस्ट कि आप लोग जो बेसिक या फाउंडेशन लेवल में पढ़ रहे हो, सिर्फ उनके लिए नहीं है, इवन जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी चलाते हैं, बिजनेस सीखते हैं। मेरा एक भैया है, बहुत सीनियर भैया है, मतलब वो एक्चुअली अभी स्कूल में एक हेडमास्टर है, मतलब ऑलमोस्ट 50 इयर्स ऑफ एज, वो अपने बिजनेस संभालते हैं। तो एक्चुअली वो आपका बोटनी का स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब बायोलॉजी का मोस्ट प्रोबेबली। तो पीएचडी वगैरह किया था बायोलॉजी में, बोटनी में। तो अभी वो बिजनेस करते हैं अपना, अच्छा खासा बिजनेस करते हैं सर। लेकिन उसको ना अभी अकाउंटेंसी सीखने का बड़ा इच्छा है। तो जब भी मैं नेटिव जाता था, अभी नहीं, मैं 3-4 साल पुराना बात कर रहा हूँ, जब भी नेटिव जाता था तो मेरे को पूछता था कि भाई मेरे को अकाउंटेंसी थोड़ा सिखा दो, मतलब यही चीज सिखाना पड़ता था। तो उसको मैं पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, फंडामेंटल ऑफ अकाउंटेंसी का किताब लेके दिया, और फिर उसको जब भी मैं जाता तो मेरे पास किताब लेके आ जाता था और बोलता था भाई ये समझा दो मुझे, थोड़ा जर्नल समझा दो, डेबिट क्रेडिट समझा दो। आप समझ रहे हो सर, ये सब सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आप लोग तो कॉमर्स का पढ़ाई करते हो, फाउंडेशन का पढ़ाई करते हो, तो आप लोग तो जरूर पढ़ोगे। लेकिन इवन बहुत सारे लोग जो बिजनेस करता है, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको बहुत जरूरी होता है सर अकाउंटेंसी समझना। तो अकाउंट्स का यूजर्स बहुत होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको आगे आगे बताऊंगा कि किसको एनालाइज करना है, किसको इंटरप्रेट करना है, किसको कम्युनिकेट करना है। बट बिफोर दैट यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड रिकॉर्डिंग क्या है, क्लासिफाई क्या है, समराइज क्या है, किस चीज का रिकॉर्डिंग, किस चीज का क्लासिफाइंग, किस चीज का समराइजिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इनपुट देख रहे हो सर, 2-3 कॉन्सेप्ट होता है, एक होता है इनपुट और दूसरा होता है आउटपुट। हाँ सर, एक होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। सर ये तो हर चीज में होता है, हम लोग घर में गाना भी सुनते हैं तो वहां पर भी इनपुट आउटपुट जैक होता है। अरे होता है कि ना, वो बॉक्स वगैरह में, टीवी वगैरह में एक इनपुट जैक, एक आउटपुट जैक। हाँ सर,
तो इनपुट एंड आउटपुट तो होगा, लेकिन सवाल यही है, क्वेश्चन ऑफ द डे व्हाट, क्वेश्चन यही है सर, इनपुट में क्या दोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा सर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। इनपुट में क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। आपके बिजनेस में जितना सारा ट्रांजैक्शन होगा वो ट्रांजैक्शंस को आपको ढूंढना है। सर ट्रांजैक्शन क्या है, अरे वेट करो सर, हर बात में सवाल करोगे तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन सर सवाल तो बन रहा है ना सर, ट्रांजैक्शंस के बारे में आपने बोल दिया, लेकिन ट्रांजैक्शन है क्या, एक सिंपल बात कर लेते हैं सर। सपोज मानो आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, क्या स्टार्ट करने वाले हो, बिजनेस। सर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो क्या कैपिटल लगेगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगेगा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू सर। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सपोज मानो तुम्हें 10 लाख का जरूरत है, कितने का, 10 लाख। क्या चीज का बिजनेस करोगे, राखी का टाइम आ रहा है, राखी, हाँ सर, या कैडबरी दोगे लोगों को, Yes, sir. चलो सर लोगों को कैडबरी भी बांट सकते हो, राखी विद कैडबरी, सेलिब्रेशन पैक का बिजनेस करना है, करोगे सर सेलिब्रेशन पैक का बिजनेस, Yes, sir. Combo. कॉम्बो, एकदम सर, आजकल चलता है ना सर, राखी गिफ्ट पैक कैसे होता है, सेलिब्रेशन, देखते हैं राखी गिफ्ट पैक। अरे बाप रे, देख रहे हैं सर, राखी गिफ्ट पैक जैसे ही मैंने लिखा कितना सारा गिफ्ट पैक आ गया, और कितना सारा कंपनीज राखी गिफ्ट पैक बेच रहा है। मतलब आप समझ रहे हो मार्केट डिमांड, हाँ सर, मार्केट डिमांड समझो, राखी का टाइम है और राखी गिफ्ट पैक का डिमांड भी एकदम स्काई रॉकेटिंग है, स्काई रॉकेटिंग डिमांड है। तो मेरा कहने का मतलब बहुत सिंपल है, आपको 10 लाख की जरूरत है, किस चीज के लिए, 10 लाख क्या करोगे 10 लाख लेके, कैपिटल में डालेंगे। कैपिटल में डालोगे बिजनेस, राखी खरीदने के लिए, राखी के साथ साथ कैडबरी देने के लिए, है ना, इस तरह का चोको कोटेड आलमंड, अरे बाप रे, साथ में राखी और ये जिस तरह का टीका वगैरह लगाते हैं ना, सब कुछ मिला के 645 का पैकिंग आ रहा है। अरे खरीदने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बिजनेस आइडिया जनरेट कर रहे हैं सर, हम लोग क्या जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस आइडिया। साथ में पूजा का थाली भी है, क्या क्या है देखो यहाँ पर लिख के दिया है, क्या क्या है इसके अंदर, पूजा थाली, चोको कोटेड आलमंड्स, बिग ट्रे, सेट ऑफ 2 राखी, सब मिला के 645। तो ऐसा ट्रे आप भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे ट्रे बना के ऑनलाइन में आप भी सेल कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको कितने का जरूरत है, आप थोड़ा बड़ा मार्केट लेना चाहते हैं, ऐसे तो 1 लाख से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैंने थोड़ा बड़ा अमाउंट मान लिया, मैंने माना कि आप थोड़ा बड़े अमाउंट में करोगे। तो मेरा कहने का मतलब बड़ा सिंपल है सर, इफ यू नीड 10 लाख रुपीज फॉर स्टार्टिंग द बिजनेस, तो उसको क्या बोलोगे सर, 10 लाख फॉर बिजनेस, इसको क्या बोलोगे, कैपिटल बोलोगे, यस और नो, Capital. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल, जितने सिंपल वे में समझोगे। तो 10 लाख फॉर बिजनेस, तो ये बिजनेस पे सपोज मानो कहाँ से मिलेगा सर, चलो मान के लेते हैं तुम्हारे पापा ने तुम्हें दे दिया, ठीक है, तो पापा से मिल गया, पापा दिया 10 लाख, भाई बिजनेस करेगा मेरा बच्चा, एकदम एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो फिर एंटरप्रेन्योर क्यों ना बनाए, है ना, आजकल तो स्टार्टअप का जमाना है, तो जमाना जो बोलेगा उसके हिसाब से तो चलना चाहिए, है ना, सारा जमाना क्या बोल रहे हैं आजकल सारा जमाना बोल रहे हैं कि स्टार्टअप चाहिए, तो आप भी कुछ इनोवेटिव वे में स्टार्टअप बना रहे हो, और ये स्टार्टअप में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सर, 10 लाख। तो ये 10 लाख पापा ने आपको दिया, और लेकिन सर पापा ने तो आपको दे दिया, ठीक है, चलो कैपिटल के हिसाब से आप पापा को ये बोले कि विदाउट इंटरेस्ट बाद में आपको लौटा दूंगा, ये सर कैपिटल रखना नहीं चाहिए होता है, कैपिटल लौटा देना होता है, ठीक है, पापा का गिफ्ट नहीं समझना है इसको, ठीक है, बिजनेस है आपका, गिफ्ट कुछ और दे देना पापा को, ठीक है, ये पापा को लौटा देना, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा पापा को, पापा है ना तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बैंक होगा तो इंटरेस्ट ले लेता। तो इसका एक ट्रांजैक्शन, तो फिर अल्टीमेटली एक ट्रांजैक्शन बन गया, क्या लेन देन हो गया सर बिजनेस के साथ आपका, बिजनेस में कैश दिए, कैश बिजनेस अकाउंट में, डेबिट यस सर, बिजनेस में कैश आया, बात को समझो, ऐसे जर्नल एंट्रीज में समझाऊंगा, बिजनेस में कैश का क्या हुआ, एंट्री हुआ, ठीक है, या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कम्स इन, क्या बोल सकते हैं सर, कैश कम्स इन, कमिंग इन, ओके, बिजनेस में कैश आया, और बिजनेस में कैपिटल भी तो आया, कैपिटल इंट्रोड्यूस, बोलो सर, Yes, sir. तो जैसे आपने बिजनेस में कैपिटल का इंट्रोड्यूस किया और साथ में कैश भी बिजनेस में लाया, तो ये कैश जैसे ही बिजनेस में आता है वो कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका जर्नल एंट्री कुछ ऐसा होता है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये किसी भी बिजनेस का पहला जर्नल एंट्री होता है ना सर, किसी भी बिजनेस का पहला जर्नल एंट्री, द फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ एनी बिजनेस
दिस सिंपल जर्नल एंट्री। सर इसका रीजन मतलब लॉजिक कुछ समझ में नहीं आया, क्यों डेबिट कर दिए, क्यों क्रेडिट कर दिए? सर उसके लिए आपको जब मैं जर्नल एंट्री सिखाऊंगा, जिन लोगों का जर्नल नहीं हुआ है, जिनका हुआ है वो तो समझ सकते हो ना, ठीक है। और इसके नरेशन भी देना पड़ता है। क्या नरेशन देना पड़ता है सर? Being capital introduced, being cash introduced in business. बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। कैश इंट्रोड्यूस थोड़ी हुआ, कैश इंट्रोड्यूस नहीं होता सर, बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस इन बिजनेस। तो जैसे ही आपका कैश बिजनेस में आया, वो कैपिटल में बदल गया। क्या होता है ना, कैश आपका एसेट होता है। एसेट, ये रूल है, जर्नल का रूल है। तो अभी ना मैं थोड़ा जर्नल का रूल्स को स्किप करता हूं। मैं बस आपको इतना कहना चाहता था कि ये ट्रांजैक्शंस है। तो इस ट्रांजैक्शंस को क्या किया सर मैंने? जर्नल के थ्रू से रिकॉर्ड किया। क्या किया? रिकॉर्ड किया। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग होता है, नॉट जस्ट कि बिजनेस में कैश का आना। आप परचेस करोगे ना सर, अरे सर पैसा तो आ गया बिजनेस में, अब क्या उनसे आप राखी परचेस नहीं करोगे होलसेल मार्केट से? अरे अरे Yes, बोलो ना, sir. चॉकलेट परचेस Yes, करना sir. होगा आपको। पहले आप इसको होलसेलर से परचेस करोगे, उसके बाद इसको पैकेजिंग के लिए भी परचेस करोगे, फिर उसको पैकेजिंग करोगे, उसके बाद तुम सेल करोगे। तो देखो सर क्या क्या हो गया। पहले तो कैपिटल का जुगाड़ किया आपने, फिर आपने मार्केट से परचेस किया, है ना। फिर आपने मार्केट में उस परचेस पैकेट को पैकेज किया, ठीक है, उसमें भी आपका एक अलग खर्चा हुआ, ठीक है, पैकेजिंग एक्सपेंसेस। फिर आपने सेल किया, फिर आपने एडवर्टाइजमेंट भी किया सेल करने के पहले, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं सर कि एक बिजनेस को चलाने के लिए कितना सारा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप? लिखने का जरूरत नहीं है, ओनली फॉर योर स्टोरी अंडरस्टैंडिंग है ये, ठीक है। कैपिटल डाला, परचेस किया, पैकेजिंग किया, एडवर्टाइजमेंट किया, फिर जाके सेल किया। अरे समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दीज आर वर्ड। Sir. ये सब क्या है? ट्रांजैक्शंस है। अब हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना अकाउंटेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड सर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है सर रिकॉर्डिंग, ठीक है। फिर इस रिकॉर्ड को क्लासिफाई भी करना होगा अलग अलग अकाउंट के हिसाब से। हर पॉइंट का अलग अकाउंट बनेगा, परचेज का अलग, कैश का अलग, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी एक बार जर्नल कर चुके हो वो तो इजी कनेक्ट करोगे, और जिनका जर्नल नहीं हुआ डोंट वरी सर, जब जर्नल आपको करवाया जाएगा आपको इजी कनेक्ट हो जाएगा। तो रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है, ठीक है। उसके बाद एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। वेट कर जाओ सर, ये एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग के लिए ये भी मैं आपको अभी प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो अल्टीमेटली आपने इनपुट में कुछ देना है आपको, और बदले में आउटपुट में आपको कुछ मिलने वाला है। पॉइंट टू बी नोटेड सर, बहुत वाइटल पॉइंट बता रहा हूँ। अच्छा, साथ में आप यहाँ पर देख सकते हो अकाउंटिंग साइकिल का जन्म होता है। कैसे? इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, ये जो अभी राखी का बिजनेस के रिगार्डिंग मैं आपसे चर्चा कर रहा था, क्या वो इकोनॉमिक इवेंट्स था? हाँ सर, राखी रिगार्डिंग जो चर्चा हो रहा था, क्या वो इकोनॉमिक Yes, sir. इवेंट्स था? आप राखी का बिजनेस कर रहे थे ना, आप राखी का बिजनेस ही तो कर रहे थे, Yes. है ना। तो इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस भी हो रहा था, बिकॉज आप पेमेंट कर रहे थे, पेमेंट ले रहे थे, ठीक है। इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। जो भी करोगे सब फाइनेंशियल टर्म्स में होगा, मतलब मेजरमेंट्स मनी मेजरमेंट में होगा। तो जो भी इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस होगा उसको अकाउंटिंग साइकिल में आपको डालना होगा। उसके बाद आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा आपको? अच्छा, जब साइकिल बनेगा, जब अकाउंटिंग साइकिल बनेगा, उसमें क्या क्या होगा? recording of the transaction in the books of original entry। recording of the transaction in the books of original entry। सर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको बोलता है, कोई बता सकते हो सर? जो लोग, Journal entry. थैंक यू सर, जो लोग जर्नल कर चुके उन्हें पता है, उनको नहीं हुआ है मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री बोलते हैं सर इसको, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आफ्टर दैट इसको बोलते हैं सेकेंडरी बुक्स, पोस्टिंग टू लेजर। फिर क्या आता है? ट्रायल बैलेंस, ओके। उसके बाद क्या होता है सर? प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये जब कंप्लीट हो जाएगा आपको ये फीलिंग आएगा कि भाई मैं तो अकाउंट सीख गया, आपको यही वाला फीलिंग आएगा। तो ये प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या सीखना है अकाउंटिंग साइकिल समझने के लिए? सबसे पहले जर्नल, देन लेजर, आफ्टर दैट जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, एंड फिर जाके फाइनल अकाउंट्स। एंड उसके बाद जैसे ये चारों पॉइंट कंप्लीट हो जाता है, फिर जाके आपको आउटपुट के तौर पे क्या मिलता है?
आउटपुट के तौर पे आपको मिलता है कम्युनिकेशन टू इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मतलब आपने जो भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, आइडेंटिफाई किया, ये सारे चीजों को आपको यूजर्स ऑफ अकाउंट्स के साथ शेयर करना है। तो ये यूजर्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है ये सब को लेके? खाते हैं कि सोते हैं इसको लेके? अरे ना तो खाना खाते हैं ना ही सोते हैं, ये अकाउंट्स को देख के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस को एनालाइज करते हैं, बिजनेस के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड सर, समझ में आ रहा है? बिजनेस को लोन देते हैं। बिजनेस को, हाँ, बैंक वाले के पास जाओगे तो बिजनेस को लोन देते हैं। ये देखो सर, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये अकाउंट्स का यूजर्स देखो कौन है सर, इंटरनल यूजर्स एंड देखो सर क्या लिखा है, एक्सटर्नल यूजर्स, है ना सर। इंटरनल में कौन है, जो बिजनेस की अंदर की बातें हैं। बिजनेस के अंदर कौन होगा सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, पार्टनर्स, पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स होगा, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर तो हर बिजनेस का होता है, ऑफिसर जो बिजनेस को संभालते हैं वो भी होंगे, ठीक है। इनको चाहिए बिजनेस का अकाउंट्स का इन्फॉर्मेशन, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन देख के उनको समझ में आता है कि मेरा बिजनेस किस पोजीशन पे है ना। बिजनेस का स्टेटस पता चलेगा ना उनको, फिर आगे क्या करना है, ठीक है, बिजनेस अच्छी स्थिति में है कि नहीं है, बिजनेस का कंडीशन कैसा जा रहा है, यू हैव टू नो दिस। एंड एक्सटर्नल यूजर्स कौन है सर, इन्वेस्टर जो मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। नॉट जस्ट शेयर मार्केट, कोई भी नॉर्मल बिजनेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर उनको इन्वेस्टर का जरूरत होता है तो। मैं आपको बहुत एग्जांपल्स अभी दूंगा इसके रिगार्डिंग। किसका नेटवर्क इशू है सर? ओके देखो, तो इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पैसे से मार्केट में बिजनेस को कैपिटल मिलता है। सर लेंडर ये कौन हो जाता है सर, लेंडर में बैंक आ सकता है, डिवेंचर होल्डर हो सकता है, जिनके पैसे से बैंक को, बिजनेस को लोन मिलता है, ठीक है, इनको बैंक बोल सकते हैं, डिवेंचर होल्डर बोल सकते हैं, बॉन्ड होल्डर बोल सकते हैं। सप्लायर्स, सप्लायर्स कौन है सर? अरे सर जिनका रॉ मटेरियल लेके बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल जिनसे मिलता है, मतलब जिनसे लेके, जैसे राखी, 10 लाख का राखी लेके आप बिजनेस कर रहे थे ना, तो ये राखी आपको जो सप्लाई करेगा, कौन सप्लाई करेगा आपको राखी? जो राखी मैन्युफैक्चर करते हैं या सप्लाई करते हैं आपको, है ना, जो राखी का मैन्युफैक्चरर है या राखी का सप्लायर है, वो आपके लिए एक्सटर्नल यूजर्स है, वो आपके बिजनेस का थोड़ी ना कोई लगता है, लेकिन वो भी आपका बिजनेस का अकाउंट्स को देखेगा। क्यों? अरे भाई आपके बिजनेस मार्केट में अच्छे कंडीशंस में है कि नहीं है, वो डेटा कहाँ मिलता है, वो अकाउंट्स में मिलता है, ठीक है। सर गवर्नमेंट एजेंसीज भी देखता है, क्यों? गवर्नमेंट को क्या काम है? अरे सर गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा ना हमसे, हाँ सर, गवर्नमेंट को हमसे टैक्स मिलेगा, तो वो टैक्स का हिसाब गवर्नमेंट कहाँ से करेगा? दो तरह का टैक्स होता है सर, एक इनकम टैक्स, दूसरा जीएसटी। थैंक यू सर, इसको डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है जीएसटी। तो ये दोनों सरकार का इनकम है, गवर्नमेंट एजेंसीज का इनकम है। तो गवर्नमेंट एजेंसी कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, इन्हें भी आपका अकाउंट से लेना देना है। आप समझ रहे हो सर? हाँ, और कस्टमर्स जो आपसे बिजनेस करते हैं आपके साथ, उन्हें भी चाहिए आपका इंफॉर्मेशन। क्यों सर? सर आपका प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसको पता होना चाहिए ना कि जहां से मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, जहां से मैं सर्विस ले रहा हूँ, क्या उनका बिजनेस बंद तो नहीं हो जाएगा? हाँ सर, क्या उनका बिजनेस आगे चलने वाला है ना? क्या उसके बिजनेस में वैल्यू है कि नहीं? अगर आपको पता चले कि भाई कोई बिजनेस का हालत खराब है, बैंकरप्टेड है, दिवालिया हो चुका है, मार्केट में लोन बहुत है, क्या कस्टमर वैसे बिजनेस के साथ कनेक्ट करना पसंद करेगा लॉन्ग टर्म व्यू में? नो सर। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि कौन होते हैं अकाउंट्स का ये यूजर्स। तो इतने बड़े जो, मतलब जो फ्लो चार्ट हम लोगों ने अभी इतना देर से पढ़ रहे थे, आई होप कि फ्लो चार्ट आपको समझ में आया, लेकिन इसके अंदर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी भी ऐसा लग रहा है सर आधा अधूरा सा। क्यों? बिकॉज अभी भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो सब तो सीखना पड़ेगा सर, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस में। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूँ, ये, चलो सर, सर आप लोग एमरन बैटरी का नाम सुने हो? हाँ, अरे गाड़ी Yes. वगैरह में यूज होता है, सुना है सर सभी ने? ये एक साइड बैटरी होता है जिससे एमरन बैटरी भी होता है, नाम सुना है सबने? बोलो सर, जल्दी बोलो। यस, इन्वर्टर सब में भी काम आता है। हाँ सर, इन्वर्टर वगैरह में भी काम आता है, वेरी गुड सर। तो ये एमरन बैटरी का, ये एमरन देख रहे हैं ना सर, ये एमरन बैटरी का मैं बैलेंस शीट निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ सर? एनुअल रिपोर्ट। तो ध्यान से देखना सर, ये एमरन बैटरी शेयर मार्केट में भी बिजनेस करते हैं, मतलब शेयर मार्केट में भी इसका कंपनी लिस्टेड है,
और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एमरन बैटरी का एक्चुअली नाम है सर आमारा राजा। ओके, इसका एक्चुअल नाम है आमारा राजा और उसको शॉर्ट में कहा जाता है आमरन। ओके, क्या लिखा है देखो सर, एनुअल रिपोर्ट 1920 दिखाई दे रहा है सर। यस ये एनुअल रिपोर्ट हर बिजनेस को ईयर एंड में निकालना पड़ता है, स्पेशली कंपनीज को। और ये एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। ये देखो सर, एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पर आपको समरीटिकली भी दिखेगा, आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा। सर क्यों दिखा रहे हो एनुअल रिपोर्ट? अरे सर अल्टीमेटली जब आप लोग कंप्लीट चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे ना, तो तब जाके आपको यही पता चल जाएगा कि अल्टीमेटली आपका फाइनल काम क्या है, रिपोर्ट रेडी करना। ठीक है, आपका फाइनल काम है फाइनल रिपोर्टिंग करना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं सर? जो लोग इंटर या फाइनल लेवल पे पढ़ते हैं उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिखाया जाता है सर। मतलब ये जो पर्टिकुलर एनुअल रिपोर्ट में भी आपको शो कर रहा हूँ, ये नॉर्मली इंटरमीडिएट, फाइनल या फिर जो लोग स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करते हैं मैं उनको नॉर्मली बताता हूँ। तो फिर आपको क्यों बता रहा हूँ सर? आपको तो मैं बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं सिखाऊंगा नहीं, आपको मैं बस दिखाऊंगा। ठीक है, आप देखो जो भी आप पढ़ रहे हो बेसिक लेवल में, तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या है यहाँ पर। कॉर्पोरेट ओवरव्यू, स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स। सर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई दे रहा है? यस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर होता है कंपनी का पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। और ये पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो कैसे बनता है सर? ये सब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस करके बनता है। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं बना सकते। जो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स है, जैसे ये जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको चाहिए होता है, जो बैंक लोन देते हैं कंपनी को उनको चाहिए होता है। तो वो क्या देख के आपको लोन देगा? आप जाके बोल दिया भी मेरे को 1 करोड़ का लोन चाहिए, क्या दे देगा वो आपको? हाँ सर, या फिर वो क्या बोलेगा आपको, भाई अकाउंट्स लेके आओ, यस और अकाउंट्स नो, दिखाइए। है ना? तो अकाउंट्स जब आप लेके जाओगे तो अकाउंट्स के अंदर वो क्या चेक करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेगा, या फिर उसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? इनकम स्टेटमेंट। और क्या बोलते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है, और क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन ये सभी चीज आप तभी बना पाओगे जब आप प्रॉपर लेवल में जर्नल सीख पाओगे, जब आप प्रॉपर लेवल में लेजर पोस्ट कर पाओगे, जब आप प्रॉपर लेवल में ट्रायल बैलेंस समझ पाओगे। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के बाद ही आपका पीएल, बैलेंस शीट वगैरह का जो डिटेल्स है आप उसको एक्चुअली समराइज कर पाओगे। तो सर क्या आप दिखाने वाले हो क्या? हाँ सर, मैं आपको थोड़ा बहुत तो जरूर दिखाने वाला हूँ कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट वगैरह। ठीक है, ताकि आप भी समझ जाओ कि मार्केट में जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट भी करते हो या फिर किसी कंपनी को लोन के लिए, सपोज आप बैंक में नौकरी करते हो, ठीक है, आप बैंक में नौकरी करते हो तो बैंक में अचानक एक कंपनी आया और बोला कि लोन चाहिए, और आप बैंक में कौन हो? आप बैंक का ऑफिसर्स हो, तो आपको बोला जा रहा है कि क्या ये कंपनी को लोन देने लायक है? आप बैंकर हो सर, ठीक है, तो बैंकर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, ऐसा कंपनी को लोन प्रोवाइड करे जो जिसका बिजनेस सही हो। तो वो कैसे पता करोगे? पूछताछ करके तो नहीं हो सकता, इसके लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करना होगा। और जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड करने के बाद आपको फीलिंग आएगा कि इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक है, सर ठीक है कि नहीं है कौन बताता है? अरे सर ऑडिटर बताएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इन प्रैक्टिस होते हैं वो ऑडिट भी करते हैं, ऑडिट करके पता चलता है कि कंपनी सही है कि नहीं है, और ऑडिट रिपोर्ट बहुत वाइटल माना जाता है। सर देखो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब स्टैटिस्टिक्स है, अकाउंट्स का समरी है सर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या दिखाई दे रहा है सर? अरे सबको शो हो रहा है ना? यस सर Yes. नेट सेल्स का, नेट सेल्स दिख रहा है आप लोगों को? यस सर और क्या दिखाई दे रहा है सर? ये देखो एमरन बैटरी 2015-16 में कितना सेल कर रहा था? ऑलमोस्ट 4653 करोड़ का। ठीक है, फिर डे बाय डे, ईयर ऑन ईयर, डे बाय डे नहीं बोलना चाहिए, ईयर ऑन ईयर, मतलब 15-16 से लेके 19-20 तक इनका सेल इंक्रीज है कि डिक्रीज हुआ सर? इंक्रीज हुआ। क्या सबको समझ में आ रहा है ना सर? ये बार ग्राफ देख के भी समझ आ जाएगा। इसको, ये जो डेटा है इसको क्या बोलते हैं? इसको डेटा प्रेजेंटेशन बोलेंगे। तो डेटा को प्रेजेंट करके मैं आपको एनालाइज करना सिखा रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, लेकिन ये डेटा मिला कहाँ से? नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है, कैसे पता किया आपने? हाँ सर, हम लोग कैसे पता करेंगे? हाउ? सर ग्राफ देखकर। हाँ, ग्राफ देख के नहीं, पहले अकाउंट्स बनाए ना, तब ना पता चला कि सेल्स इंक्रीज किया कि नहीं किया। यस आप बात समझ रहे हो? ये सब्जी डेटा हमें मिल रहा है, नेट सेल्स इंक्रीज किया,
EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये बिजनेस मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी जब समझने का जरूरत नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ कि आपका टैक्स वगैरह देने से पहले कितना अर्निंग है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सरकार को टैक्स देने के बाद आपने कितना प्रॉफिट किया, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, आपने जो बिजनेस चला रहे हो उसमें आपके पास कैश कितना है, ठीक है, आपका जो बिजनेस चल रहा है उसमें पर शेयर में अर्निंग कितना है, आपका नेट ओर्थ कितना है, मतलब आपका खुद का पैसा कितना है आपके बिजनेस में अभी तक बना है लास्ट 4-5 साल में, आपके पास फिक्स एसेट्स कितने का है, आपके पास करेंट एसेट्स कितने का है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें कैसे पता चलेगा? अकाउंट्स के थ्रू से ही ना। हाँ सर, अकाउंट्स के थ्रू से ही ना। तो एग्जैक्टली आप समझ पा रहे हो ना सर, ये तो बस डेटा को मतलब क्या बोलूं सर, समरीटिकली लिया गया यहाँ पर, और कुछ नहीं है। ये चेयरमैन है बिजनेस का, ठीक है, इनको भी चाहिए, इंटरनल लेवल में काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब अभी मैं आपको बता रहा था ना कि इंटरनल लेवल में बिजनेस का जो डेटा होता है वो किसको जरूरत होता है? चेयरमैन वगैरह को। और अगर आप बिजनेस में इन्वेस्टर्स हो, अगर आप बिजनेस का सप्लायर्स हो, अगर आप बिजनेस को एमरन बैटरीज को सप्लाई करते हो, कुछ भी अगर आप एमरन बैटरीज के साथ बिजनेस करते हो तो आप बाहर वाले हो जाओगे और आपको भी बिजनेस का इंफॉर्मेशन चाहिए हो सकता है। आप क्या चेक कर सकते हो? क्या आप लोगों को बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है? Yes, sir. देखो सर, ये 31 मार्च 2020 का बिजनेस का बैलेंस शीट है। इसमें बिजनेस का एसेट, इसमें बिजनेस का लाइबिलिटी, ठीक है। क्यों शो कर रहे हैं? पढ़ा नहीं रहा हूँ सर, जस्ट दिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब इसमें क्या पता चलता है? बिजनेस ने कितना इनकम किया, बिजनेस ने कितना एक्सपेंस किया, ये सब पता चलता है आपको यहाँ पर। जैसे आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2020 के डेटा में इसने इनकम और एक्सपेंस कितना किया है। ये देखो सर, इसने इनकम एक्सपेंस किया था, इनकम किया था 6,894 करोड़ का, और इन्होंने एक्सपेंस किया 6,053 करोड़ का। तो इन्होंने प्रॉफिट कर लिया था 840 करोड़ का, और इनमें से इन्होंने टैक्स दिया सरकार को 179 करोड़ का। तो अल्टीमेटली इनके पास प्रॉफिट हुआ 2020 के एंड में 660 करोड़ का, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन बनाने से पहले यू मस्ट हैव टू नो, व्हाट यू हैव टू नो, जर्नल, यू हैव टू नो लेजर, यू हैव टू नो ट्रायल बैलेंस। उसके लिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा, ट्रांजैक्शंस को समझना होगा, तभी जाके ये जो फाइनल अकाउंट्स आप देख रहे हो ना, ये फाइनल अकाउंट्स है। आपको भी सिखाया जाएगा सर फाइनल अकाउंट्स, मैम करवाएंगे आप लोगों को फाइनल अकाउंट्स। तो जब आप फाइनल अकाउंट्स करोगे, ऐसा तो ये कंपनी का फाइनल अकाउंट्स है, आप इंडिविजुअल फाइनल अकाउंट्स भी सीखोगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आप लोगों को सिखाया जाएगा बाद में, ठीक है। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट इज वेरी सिंपल सर, कि आप अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना चाहते हो, ये फाइनल कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, इसके लिए आपको अकाउंट्स का अच्छे से समझना सीखना जरूरी है। और ये समझ और सीख के लिए आपको ये जो पूरा फ्लो मैं बता रहा ना सर, ये पूरा फ्लो यहाँ से लेके यहाँ तक। सर अभी आपको समझ में आ रहा है? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। हाँ सर, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना तो आप समझ ही रहे थे, डिटेल्स में नहीं समझा, ओवरव्यू लिया। सिमिलरली एनालाइज, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग भी समझ में आ रहा है। अकाउंट्स बनने के बाद किस तरह से उसका इंफॉर्मेशन को देख के आप कंपनी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में सोचते हो। हाँ सर। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, और पिता, दिशा, नताशा, आप लोगों को समझ आ रहा है सर? यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा, तो देखो सर, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिकल चीजें बताया आप लोगों को मैं, अभी मैं थोड़ा सा अंदर चलता हूँ। हाँ चलो, क्या देखने को मिलता है देखते हैं। चलो, बोलते हैं कि एवरी इंडिविजुअल परफॉर्म सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हर कोई कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। जैसे एमरन बैटरी क्या करते हैं सर? बैटरी बनाते हैं और सेल करते हैं। सेल करते हैं। थैंक यू सर, बैटरी बनाते हैं और सेल करते हैं। सर अगर आप राखी में बिजनेस करोगे तो राखी बनाओगे और सेल करोगे, सेल करेंगे। तो हर कोई इंसान, ईच एंड एवरी पर्सन डू सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड जब जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तब तब अकाउंट्स का काम आ जाएगा सर। A salaried person gets salary and spends by provisions and spends to buy provisions and clothing for children education, है ना। अब कोई बोलेगा सर जो सैलरीड पर्सन है वो तो बिजनेस नहीं करता। सर बिजनेस नहीं करता होगा बट इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो भी करता है, ये सर नो। जो जॉब करते हैं सर वो बिजनेस नहीं करता है, बट क्या सैलरी पाने के बाद वो खर्चा नहीं करता? यस करते हैं। सैलरी उसका इनकम है
है ना। जिनके घर में सैलरीड पर्सन है वो थोड़ा इजी कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। सैलरी मिला, उनका इनकम हुआ, फिर उनकी इनकम के बेसिस पे उनका जो प्रोविजनल खर्चा है, बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए, खुद के लिए क्लोथिंग चाहिए, चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए खर्चा चाहिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ घर चाहिए, घर बनाना है, ठीक है। स्पोर्ट्स क्लब अगर ज्वाइन करता है तो उसका खर्चा है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा ये हो गया आपका बिजनेस का, मतलब एक सैलरीड पर्सन का। सिमिलरली एक स्पोर्ट्स का क्लब, ये अलग बात है। स्पोर्ट्स क्लब फॉर्म्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये बिजनेस रन बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। A local authority like Calcutta Municipal Corporation, Delhi Development Authority, government, either central government or state government, all are carrying some kind of economic activity. Yes or no? अपना वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो या दिल्ली गवर्नमेंट हो, मतलब ममता दीदी का गवर्नमेंट हो या मोदी जी का गवर्नमेंट हो, क्या खर्चा या इकोनॉमिक एक्टिविटी सबको जरूरत है? यस और नो? यस सर। नॉट नेसेसरीली ऑल, जैसे अभी ममता दीदी का एक चल रहा है ना सर, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का लक्खीर भंडार, अरे किसको पता है? यस सर। ये क्या होता है लक्खी का भंडार में बेंगल गवर्नमेंट का? স্যার 500 টাকা করে পাওয়া যাবে। স্যার স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড থেকে পাওয়া যাচ্ছে। लक्ष्मी भंडार, अरे क्यों देगा, ऐसे ही दे देगा क्या? ये देखो सर, मैंने सिर्फ लिखा वेस्ट बंगाल लक्ष्मी भंडार, ठीक है। ये एक्चुअली सरकारी योजनाएं हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो वेस्ट बंगाल लक्ष्मी भंडार स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट लक्ष्मी भंडार स्कीम के थ्रू से मंथली सपोर्ट ऑफ 1000 फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड एंड 500 फॉर जनरल कैटेगरी हाउस होल्ड। जनरल कैटेगरी से लोगों के लिए 500 करके और शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए 500,000 करके मंथली बेसिस में दिया जाएगा, ठीक है, फॉर सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट कर रहा है, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये सर नो सर, इनका पैसा कहाँ से आ रहा है? यस अच्छा, सर। ये जो पैसा गवर्नमेंट देगा हर फैमिली को 1000 करके, ठीक है। वेस्ट बंगाल का कितना पॉपुलेशन है जल्दी बताओ? वेस्ट बंगाल में कितना लोग रहते हैं? सरकार का खर्चा का हिसाब कभी किए होंगे क्या आप लोग? हाँ, ये जो खर्चा सरकार कर देते हैं तो सरकार कमाते हैं कि नहीं, या हम लोग उनको टैक्स देते हैं तभी जाके उनका इनकम होता है? क्या ममता दीदी अपने पॉकेट से देते हैं या मोदी अपने पॉकेट से देता है? हम लोग टैक्स के पैसे से, আমাদের ট্যাক্স থেকেই হয়ে দেয়। हम लोग के टैक्स के पैसे से ना। तो चलो सर, एक फटाफट एक अकाउंटिंग करो, जल्दी करो, एकदम मुंह बोली करो, मतलब मैं बोलूंगा आपको दिमाग लगा के अभी करना है। जल्दी बताना सर, वेस्ट बंगाल का पॉपुलेशन कितना है? किसको पता है सर? अप्रॉक्स बोलने से भी चलेगा, अरे बोलो बोलो। ये अपने अपने स्टेट के बारे में आप लोग सोच सकते हो, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ इसलिए वेस्ट बंगाल में बात कर रहा हूँ। सर अप्रॉक्स 10 करोड़ लोग रहते हैं। सर एक एक फैमिली में कितना लोग रहते हैं जल्दी बोलो? अप्रॉक्स 4%। तो 10 करोड़ फैमिली, 10 करोड़ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 4। तो कितना फैमिली कितना हो जाएगा? 2.5 करोड़। 2 करोड़ 50 लाख। 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है, 2.5 करोड़। सर अभी 2.5 करोड़ फैमिलीज को अगर 1000 करके दिया जा रहा है, चलो सर मैं मान लेता हूँ कि 50 लाख परिवार नहीं लेगा, 2 करोड़ परिवार तो ले लेगा, ठीक है। तो 2 करोड़ फैमिलीज अगर 1000 करके लेता है, मतलब गवर्नमेंट देता है, एक्चुअली लेता है नहीं, देता है, तो 2 करोड़ फैमिलीज को 1000 करके कितना हो जाएगा सर? 2000 करोड़। 2000 करोड़। कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है? एनुअल, ये एनुअल एक्सपेंसेस है, चलता जाएगा। 2000 करोड़ का गवर्नमेंट यहीं से दे दे रहा है सर। क्यों? सपोर्ट के हिसाब से। आई डोंट नो एक्चुअली इसका क्या काम होगा नहीं होगा, मुझे नहीं पता, मुझे तो लगता है बेकार है। लोगों को काम देना चाहिए, पैसा नहीं देना चाहिए। किसी को कैश देके कभी भी कोई मतलब सोल्यूशन नहीं आ सकता। आप 1000 रुपीज कमाने का जरिया दो, ठीक है। अगर 1000 रुपीज इनकम करने का, अपने मेहनत से कमाने का, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, बदले में उनको 1000 देते हो, तो मतलब रखता है। बैठे बैठे 1000 नहीं देना चाहिए उनको, दो जो बूढ़ा हो गया है, ओल्ड एज हो गया है, ठीक है, पेंशन की तरफ से, ठीक है। बट हर फैमिली को कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। फैमिली को कमाने के लिए दो, ये बेकार का पैसा क्या फालतू में, हाँ, यूटिलाइजेशन ऑफ मनी नहीं है मेरे हिसाब से, चाहे वो मोदी दे दे या फिर दीदी दे दे, बैठे बैठे किसी को भी पैसा नहीं देना चाहिए। हाँ, जो कुछ कर नहीं सकता, ओल्ड एज हो चुका है, उनका बात अलग होता है, बट नॉर्मली बैठे बैठे 1000 रुपीज 2000 करोड़ सालाना, हाँ सर मजाक थोड़ी है,
हाँ आप बताओ, आप समझ सकते हो ना सर, ये अकाउंट्स है, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहे वो मोदी हो या दीदी, हर कोई करता है। तो चलो सर, आप लोग कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, हम लोग बस एनालिसिस करेंगे सर अपने हिसाब से। ओके, तो चाहे कोई भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, दिल्ली गवर्नमेंट हो, कोई भी, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए दे सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्रिएट सोशल बेनिफिट, जैसे ये ममता दीदी का जो प्लान है या मोदी जी का जो प्लान है, सोशल बेनिफिट हो सकता है। बेनिफिट फॉर द पब्लिक एट लार्ज, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, उनको ज्यादा समझ है। एनीवे, सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म थ्रू transactions and events. Transaction is used to mean a business performance of an act, an agreement, while event is used to mean a happening as a consequence of transactions of a results. क्या बात समझ में आया सर? क्या बोला? सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी कोई भी करे, चाहे एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन करे या कोई गवर्नमेंट करे, परफॉर्म थ्रू ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन तो होगा, अरे सर दो हर फैमिली को 1000 करके देगा तो क्या ट्रांजैक्शन होगा कि नहीं होगा? यस होगा। और ये जो ट्रांजैक्शन हो Yes. रहा है, ये किसी पर्टिकुलर इवेंट के कारण हो रहा है। जैसे इवेंट का नाम क्या है? लक्ष्मी लोखीर भांडार, भांडार। है ना। इवेंट का नाम क्या है? लोखीर लोखीर भांडार, है ना। समझ में आ रहा है सर? ठीक है। ऐसे मोदी जी का भी एक प्लान चल रहा है आज का, ये कल का एक प्लान दिया है, कल ये एक बिजनेस प्लान, बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड, एडिबल ऑयल के बारे में। मैं शायद इकोनॉमिक्स क्लास में बात कर रहा था, ठीक है। यस है ना, इकोनॉमिक्स क्लास में शायद बात कर रहा था कि मोदी गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे देश में हम लोग व्हीट प्रोडक्शन, राइस प्रोडक्शन में तो अपने आप को डेवलप किए ही हैं। कल की इकोनॉमिक्स क्लास में ही मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि 11,000 करोड़ फॉर न्यू एडिबल ऑयल मिशन, ठीक है, पीएम मोदी ने बताया। मतलब भारत चाहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट बने, किसमें? एडिबल ऑयल प्रोडक्शन में। मतलब जो खाने के लिए तेल बनता है ना सर, उसमें हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं। तो हमारे देश में जो तेल होता है ना, मतलब जो खाने का तेल आता है, वो सारा का सारा हम लोग खुद से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। बहुत सारा तेल हमें लोगों से इंपोर्ट भी करना पड़ता है। तो मोदी जी का मानना है कि 11,000 करोड़ अप्रॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना है और भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। किस चीज में? ऑयल प्रोडक्शन में। कौन सा ऑयल? खाने वाला तेल, ठीक है। पेट्रोल डीजल वाला नहीं सर, खाने वाला तेल में हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं, जिसमें सरसों का तेल, पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, बहुत सारे तेल है ना। तो ऐसे में लड़ाई चलेगा। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज है, रुचि सोया, आपका अदानी विल्मर। तो ये बड़ा अच्छा बात है, ये कंपटीशन होना जरूरी है। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन सर मेरा कहने का मतलब है, क्या ये इवेंट हुआ और इवेंट के बेसिस में ट्रांजैक्शन हुआ? ये सर इवेंट और Yes, sir. ट्रांजैक्शन Yes. समझ आ रहा है ना सर? चाहे दीदी का, ममता दीदी का 2000 करोड़ हो या मोदी जी का 11,000 करोड़ हो, ठीक है। 11,000 करोड़ फॉर एडिबल ऑयल मिशन, 2,000 करोड़ फॉर लोखीर भांडार, ठीक है। चाहे लोखी का भांडार हो, ये 11,000 करोड़ फॉर मतलब एडिबल ऑयल सेल्फ सफिशिएंसी प्रोजेक्ट हो, अल्टीमेटली इवेंट समझ में आया कि नहीं आया? एंड इवेंट के बेसिस Yes, में sir. ट्रांजैक्शंस भी समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये इवेंट एंड Yes, sir. ट्रांजैक्शन इज एकदम सिंपल सी बात है सर, बस बात को थोड़ा गहराई से समझना होता है, ठीक है। इट्स यूज्ड टू मीन अ बिजनेस परफॉर्मेंस और एन एक्ट, एन एग्रीमेंट, व्हाइल इवेंट इज यूज्ड टू मीन हैपनिंग एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस होगा तो ऑटोमेटिकली इवेंट बन जाएगा। यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, चलो देखते हैं, सिंप्लिसिटी देखते हैं। एन इंडिविजुअल इन्वेस्ट 2 लाख फॉर रनिंग ए स्टेशनरी बिजनेस। एक सिंपल सी बात है, आप भी बना लो अपने घर के सामने एक स्टेशनरी बिजनेस 2 लाख खर्चा करके। अरे मैं तो राखी का बिजनेस बना ही दिया था आप लोगों का। ऑन 1 जनवरी ही परचेसेस गुड्स फॉर 1,15,000। सर 2 लाख में से 1,15,000 गुड्स खरीद लिया एंड सेल्स 1,47,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। सर स्टोरी समझना सर, ये बिजनेस का कहानी है, कहानी को समझना, कहानी समझना बहुत जरूरी है। Individual invest 2 lakh for running a stationery business. On 1st January, he purchased goods for 1,15,000 and sells 1,47,000 during the month of January. He pays shop rent. उन्होंने दुकान का रेंट दिया, कितने का? 5,000 का। And finds that still he has goods worth rupees 15,000 in hand. ये भी देखा कि अभी भी उनके हाथ में 15,000 का गुड्स है। The individual performs an economic activity. He carries on a few transactions and encounters with some events. It is not logical that he will want to know the result of this activity. क्या उनको अपने एक्टिविटी का रिजल्ट जानने का अधिकार है? ये जो पूरा घटना घटा है सर, ये जो 2 लाख लेके बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 1,15,000 का गुड्स खरीदा, 1,47,000 में सेल किया,
जनवरी मंथ में किया, 5,000 का रेंट दिया, गुड्स अभी भी उनके पास 15,000 का है, क्या उनको अपना ये इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस का एक ओवरऑल रिजल्ट्स देखने का अधिकार है या नहीं? क्या वो Yes, देखना sir, चाहेगा कि yes, नहीं? sir. तो हाँ, ये डेट ये तो हुआ है सर, ये सिंपली क्या हुआ है, ये सिंपली पूरा का पूरा कहानी है, लेकिन क्या इस कहानी को अकाउंट्स में बदला जा सकता है? यस सर, क्यों नहीं? Yes, Yes, एकदम ठीक है, इस कहानी को बस अकाउंट्स में कन्वर्ट कर दो, और क्या है, अकाउंटेंसी कहानी है, बिजनेस की कहानी। जब बिजनेस की कहानी को आप मतलब एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के थ्रू से उसको पुट करोगे ना, तो वो अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बात इतना सिंपल नहीं है जितना सिंपली मैं अभी आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है। We see that individual who runs stationery business earns a surplus of 42,000। कैसे? 42,000 का सरप्लस है इनके पास। क्या आपको समझ में आ गया था 42,000 का सरप्लस है बोल के? हाँ सर, नो सर, हाँ, ये कहानी पढ़ के, ये वाला स्टोरी पढ़ के क्या आपको समझ में आ गया था कि उसके पास 42,000 का 42,000 का सरप्लस है? नो सर, पूरा अकाउंट्स बनाने के बाद पता अब चला। अकाउंट्स बनाने के बाद आपको पता चलेगा कि उसके पास 42,000 का सरप्लस है। चलो देखते हैं कैसे पता चला। चलो सर, वही देखते हैं। गुड सोल्ड कितने, क्या सर, कितना गुड सोल्ड किया? 1,47,000। 1,47,000। ये वाला इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिला था। 1,47,000 का गुड्स उन्होंने सेल किया। सर गुड्स इन हैंड कितना बताया जा रहा है, ये देखो 15,000। 15,000 का। 15,000. तो 1,47,000 एंड 15,000 मिला के 1,62,000 होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसके पास सेल किया हुआ गुड्स है 1,40,000, हाथ में गुड्स है 15,000, टोटल कितने का हो गया 1,62,000। तो दोनों ने गुड्स परचेज कितने का किया था? 1,15,000। 1,15,000। ये उसका एक्सपेंस है और ये इसका अर्निंग है। हाँ सर, गुड्स जो परचेज Yes, किया था उसके एक्सपेंस Yes, है, sir. तो अर्निंग से एक्सपेंस को माइनस करना चाहिए ना। तो ये परचेज अमाउंट जो है 1,15,000 एंड शॉप का रेंट भी एक्सपेंस है ना सर। Yes, sir. Yes, तो sir. 1,15,000 एंड 5,000 जो उन्होंने खर्चा किया उसको माइनस कर दो। इसलिए देखो इसको ब्रैकेट में दिया गया, ब्रैकेट में दिया मतलब नेगेटिव है। तो 1,62,000 से 1,20,000 को माइनस कर दोगे तो आपके पास बचा क्या? 42,000। 42,000 एंड दिस इज योर सरप्लस अमाउंट। ये कैसे पता चल गया? सिंपल से अकाउंट्स कर गए ना, सिंपल से अकाउंट्स करके पता चल गया ना, Yes, sir. है ना सर। तो बेसिकली यही है अकाउंटेंसी इन सिंपल वे। अकाउंटेंसी इन सिंपल वे यही है। अर्निंग ऑफ 42,000 सरप्लस इज एन इवेंट। ये जो 42,000 का सरप्लस उन्होंने उनको मिला ना, इसको इवेंट कहते हैं सर, इसको इवेंट कहते हैं। घटना, ये ऐसा घटना चला, इवेंट मतलब बेसिकली घटनाएं या फिर घटना मतलब कुछ भी हो रहा है, ठीक है। जो हुआ, क्या हुआ कि मैंने ऐसा बिजनेस किया कि मेरे पास 42,000 का सरप्लस हो गया। ऑल्सो हैविंग द इन्वेंट्रीज इन हैंड। अच्छा, सिर्फ 42,000 का सरप्लस ही नहीं हुआ, उनके पास इन्वेंट्री भी है ना सर। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक, इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक इन हैंड, मतलब इन्वेंट्रीज इन हैंड इज अनदर इवेंट। While purchase and sale of goods, investment money and payment rent are transactions. Point to be noted sir. इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है, इस पर्टिकुलर कहानी से आपको पता करना होगा। ये बहुत ही वाइटल पॉइंट है। व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। इवेंट क्या है एंड ट्रांजैक्शंस क्या है। देखो सर, 42,000 का सरप्लस आपका इवेंट है, बट इसके पीछे ट्रांजैक्शंस क्या था? परचेज, सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ रेंट, ये सब ट्रांजैक्शंस है। लेकिन इवेंट क्या है? 42,000 का सरप्लस, 15,000 का गुड्स इन हैंड। ये आपका क्या है? गुड्स इन हैंड मतलब स्टॉक ना सर, Yes, sir. Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक। ये स्टॉक को और एक लैंग्वेज में बोलते हैं इन्वेंट्री, ओके। स्टॉक को और एक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इंटरचेंजेबली इन्वेंट्रीज, ओके। तो ये इन्वेंट्री जो आपके हाथ में है, पूरा ट्रांजैक्शंस के बाद आपके पास क्या मिला? इवेंट हुआ। सरप्लस जो आपके पास बचा हुआ है वो भी एक इवेंट हुआ, ठीक है। लेकिन ये इवेंट तक पहुंचने के लिए आपको ट्रांजैक्शंस भी करना पड़ा, जैसे परचेज ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ गुड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ रेंट, दीज आर ट्रांजैक्शंस। क्या सर ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट में फर्क समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है सर? Yes, sir. हाँ सर, एनीवन हैव एनी डाउट सर? ट्रांजैक्शन वर्सेस इवेंट, अगर कुछ भी डाउट मन में है तो अभी पूछ लो, अभी पूछ लो सर। हाँ सर, सबको क्लियर है? Yes, sir.
हाँ सर बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। अगर सवाल है तो बेझिझक पूछ सकते हो, नो इशू सर। ना तो मैं डांटूंगा और ना तो कोई कुछ पूछेगा। सवाल मन में है तो जरूर पूछ लेना। Similarly, a municipal corporation got government grant 500 lakh. Municipal corporation got government grant 500 lakh for adult education. Adult education means बड़ों के पढ़ाई के लिए, ठीक है। 500 लाख का उनको मिला गवर्नमेंट से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जानते हो क्या होता है? अरे सर, शहर में होता है, जैसे कोलकाता में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन देखा आप लोगों ने? केएमसी का बिल्डिंग कौन देखा सर? कहाँ है? धर्मतला में है सर, कोलकाता में। केएमसी, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये मिलेगा आपको केएमसी का बड़ा बिल्डिंग। ये धर्मतला में है सर, एस्प्लैनेड धर्मतला, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। पूरा कोलकाता में जो भी बड़े काम होते हैं, मतलब जो भी अर्बन प्लानिंग का काम होता है, वो सभी कुछ डिपेंड करते हैं केएमसी के थ्रू से। कहाँ रोड बनेगा प्रॉपर्ली, कहाँ पर फुटपाथ बनेगा, कहाँ पर लाइटिंग होगा, जो भी कोलकाता के अंदर होता है। जैसे मैं रहता हूँ सॉल्टलेक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसको विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में विधाननगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो करता है, ठीक है। केएमसी मैं बोल रहा हूँ सर, बीएमसी, ठीक है। बीएमसी मींस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी होता है। ये देखो, मैं बीएमसी लिखा तो बॉम्बे वाला निकल गया। दिखाई दे रहा है सर? बृहन मुंबई महानगर पालिका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है। यस सर। ये बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है सर, ठीक है। गजब है ना सर देखने में, विक्टोरिया स्टाइल बिल्डिंग है, यस गजब सर। बिल्डिंग है सर। ये देखो, ये है इमेज, बहुत ब्यूटीफुल है सर। मतलब ये मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। तो जो भी हो, आप पॉइंट समझ रहे हो सब कि सिमिलरली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गॉट 500 लाख फॉर एडल्ट एजुकेशन। इट स्पेंड 250 लाख फॉर परचेसिंग लिटरेसी किट्स। किताब वगैरह खरीदने में 250 लाख का खर्चा किया। एंड 200 लाख टू द ट्यूटर्स, मतलब जो टीचर को रिक्रूट किया गया उनको 200 लाख दिया गया। एंड इज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 50 लाख, ठीक है। अभी भी 50 लाख उनके पास पड़ा हुआ है। तो दीज आर ऑल्सो ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स। सर बताओ तो यहाँ पर इवेंट कौन है और ट्रांजेक्शंस क्या है? जल्दी बोलो, यहाँ पर इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है? बोलो सर। ये जो ट्रांजैक्शंस का स्टोरी मैंने आपको सुनाया, इसमें इवेंट क्या है और ट्रांजैक्शंस क्या है? परचेजिंग लिटरेसी किट, ट्यूटर, Okay. ये सब। और फिर ट्रांजैक्शन है गवर्नमेंट ग्रांट, स्पेंड 25 लाख। परचेसिंग लिटरेसी किट क्या है? इवेंट है? सर ट्रांजेक्शन है। ट्रांजैक्शन है। लिटरेसी किट परचेस करना, ट्यूटर को 200 लाख पेमेंट करना, ये ट्रांजैक्शन है। अभी तो पढ़ाया, अभी भूल गए। और बैलेंस इनके पास जो 50 लाख पड़ा हुआ है, यही इवेंट है। 500 लाख का जो ग्रांट मिला है, ये इवेंट है। 500 लाख का जो ग्रांट मिला है, ये इवेंट है। 50 लाख का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, ये भी इवेंट है। लेकिन लिटरेसी किट्स परचेस किया, ट्रांजैक्शंस है। ट्यूटर को 200 लाख दिया, ट्रांजैक्शंस है। समझ में आया? यस सर। सिमिलरली सेंट्रल गवर्नमेंट रेज्ड मनी थ्रू टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे, कहां से पैसा मिलता है? टैक्स के थ्रू से, है ना। पेड सैलरी टू द एम्प्लॉइज। अरे सर, जो लोग सरकारी एम्प्लॉय होते हैं उनको पैसा कहां से मिलता है? गवर्नमेंट पे करते हैं ना हमारा टैक्स का पैसा। तो हम टैक्स पेमेंट करते हैं, हमारा टैक्स का पैसे से जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका सैलरी होता है। अरे ऐसे ही होता है कि नहीं होता? हम गवर्नमेंट को जीएसटी Yes, sir. देते हैं, हम गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देते हैं, तभी ना जाके गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा भरता है। नहीं तो कहां से देगा? सरकार थोड़ी ना कमाते हैं। ना तो मोदी जी इनकम करते हैं, ना ही ममता दीदी इनकम करते हैं। इनकम हम करते हैं, हम उनको चलाने के लिए देते हैं। वो कौन है? अरे मैनेजर है हमारा। हम उनको अलग है सर, हम उनको कुछ और, मतलब हम लोग सोचते हैं कि वही सब कुछ है। अरे वो तो मैं हूं, हम हैं तो वो है। उनके लिए हम नहीं है, हमारे लिए वो है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं? उल्टा ना। हाँ, अरे Yes. एक गजब Yes, गाना है सर, ये एक गजब गाना है। बोलते हैं कि कौन मदारी यहाँ कन जमूरा। सुने हो आप लोग? हाँ, मदारी मदारी मदारी, ये बहुत सुंदर गाना है, ठीक है। मतलब ये गंद, मतलब ये बेसिकली डेमोक्रेसी का एक गजब ही पॉइंट है। मतलब हम लोग सोचते कुछ है लेकिन होता कुछ और है। ऐसा लगता है कि जैसे मोदी और ममता दीदी सब कुछ है। मतलब ये कॉमन सेंस में बता रहा हूँ। लेकिन एक्चुअली हम, मतलब इन डेमोक्रेसी पब्लिक इज इम्पोर्टेंट, पब्लिक सबसे ऊपर है। बट पब्लिक को पता ही नहीं कि वो सबसे ऊपर है। जो भी हो, चलो।
paid salaries to the employees and spent on various development activities. Whenever receipts of the government are more than expenses, जब गवर्नमेंट का रिसीव्ड एक्सपेंसेस ज्यादा हो, it has surplus, and if expenses are more than received, it turns in deficit. Here, raising money through various sources can be termed as transactions, and surplus or deficit at the end of accounting year can be termed as event. बात समझ में आया कि अलग अलग जगह से जो पैसा रेज करना होता है उसको ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और ईयर एंड में उनके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है या फिर डिफिसिट मनी है, मतलब पैसा कम पड़ा हुआ है, जो भी सिचुएशन हो गवर्नमेंट का, उसको कहते हैं इवेंट. जैसे आप लोगों में इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात किया बहुत बार. इंडियन इकोनॉमी, एक सेकेंड, ये सब डिटेल्स आप नॉर्मल गूगल करके विकिपीडिया में भी जाके देख सकते हो, बट मुझे यहाँ पर मिल सकता है, मे बी मिलेगा तो अभी दिखा देता हूँ. एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा मिल जाएगा, एफडीआई स्टॉक मिल जाएगा, करंट अकाउंट यस मिल रहा है, थोड़ा बहुत मिल रहा है. ये देखो, ये गवर्नमेंट का ना करंट अकाउंट है. ये करंट अकाउंट में 5.1 बिलियन का इनवर्ड है और 51 बिलियन का इनवर्ड है एफडीआई स्टॉक. करंट अकाउंट में -24.6 बिलियन का करंट अकाउंट है, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का 24.6 बिलियन का डेफिसिट चल रहा है. ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट को जो भी अकाउंट्स हुआ है ना, मतलब कितना इन्होंने एक्सपोर्ट किया, कितना इन्होंने इंपोर्ट किया, सब कुछ करने के बाद ये नेगेटिव वैल्यू दिख रहा है ना सर. अरे ये वैल्यूएशन नेगेटिव में शो हो रहा है ना, तो ये अगर नेगेटिव की जगह पॉजिटिव शो होता तो सरप्लस होता गवर्नमेंट के पास. लेकिन हमारा करंट बिजनेस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो सारा का सारा बिजनेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब करने के बाद देश का जो अकाउंट है वो नेगेटिव शो कर रहा है, मतलब अभी ये इकोनॉमी डेफिसिट है. क्यों डेफिसिट है? बहुत कॉमन सेंस में आप इसका डेफिसिट समझ सकते हो. अभी भी इंडिया इतना सेल्फ सफिशिएंट हर चीज में नहीं हुआ है. हमारा एक्सपोर्ट कम है कंपेयर टू इंपोर्ट. हम लोग 313 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, इकोनॉमिकल डेटा से समझा रहा हूँ. 313 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम इंपोर्ट कितना करते हैं सर? 447 बिलियन का. मतलब हम लोगों से परचेस ज्यादा करते हैं और लोगों को सेल कम अमाउंट का करते हैं. तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे ही देश का बिजनेस बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ये डेफिसिट इकोनॉमी किसमें बदल जाएगा? अरे बोलो, सरप्लस इकोनॉमी में. सरप्लस इकोनॉमी बदल जाएगा. आप लोग क्या चाहते हो, देश का इकोनॉमी सरप्लस हो या डेफिसिट हो? सरप्लस हो. ऑब्वियसली. तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा. ठीक है, इनोवेटिव वे में पढ़ाई करना होगा. सिर्फ कॉपी बुक डिग्री के लिए पढ़ाई करने से थोड़ी होता है सर. चाइना को देखो, क्या कुछ बनाने के लिए पढ़ाई करते हैं, सिर्फ पास करने के लिए नहीं. ठीक है, पास करो, डिग्री भी लो, लेकिन कुछ इनोवेशन के साथ. ओके सर, समझ में आया सर सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट? So everybody wants to keep record of all transaction and events and have adequate information about the economic activity as an aid of decision making. Accounting discipline has been developed to serve this purpose, as it details with the measurement of economic activities involving inflow, outflow, economic resources, which helps to develop uses of information for decision making process. Ultimately ये सब करके आपको क्या मिलता है? अरे कंपनी के बारे में डिसीजंस लेने का मौका मिलता है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सर, कि इतना सारा चीज करने के कारण, मतलब हम अकाउंट्स को यूज करके इतना डिटेल्स निकाल लेते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं अकाउंट्स को क्या बोल सकते हैं सर? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. समझ में आया? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी सेटअप बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है सर, इनको सीपीए कहा जाता है. सर सबसे बड़ा है तो फिर सेकंड में कौन है? सर सेकंड में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. वेरी गुड सर. वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 अकाउंटिंग बॉडी है यूएससीपीए, एंड वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी है इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट. यू कैन फील प्राउड सर, बिकॉज इंडिया अकाउंटिंग प्रोफेशंस में वर्ल्ड में एक प्रेस्टिजियस एरिया बिलोंग करता है सर. वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी, कोई मजाक नहीं है सर. और सीपीए जो है वो यूएस के पास है. अकाउंटिंग, इन्होंने क्या कहा सर 1961 में? उन्होंने कहा कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग significant manner in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. मैं आपको अभी दिखा रहा था ना एमरन बैटरी से कि किस तरह से सबको एक जगह में पहले लिखा गया, उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया गया और फिर जाके उसको एनालाइज किया जा रहा है. चलो मैं आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का थोड़ा और डिटेल्स दिखाता हूँ, ताकि आप समझो कि भाई होता क्या है इसको. ठीक है, इस सब चीजों का होता क्या है.
उसके बाद आप सीपीए करो, सीए करो, फर्क नहीं पड़ता सर, जो करोगे बन जाओगे, बट अंडरस्टैंड तो करो क्यों करना है, कहाँ करना है। अच्छा, कौन से कंपनीज के बारे में जानना चाहते हो, जल्दी बताओ। एक कंपनी का नाम बताओ, मैं उसी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जल्दी बताओ। टेक एनी नेम, कोई तो मन में चल रहा होगा, बोलो सर। रिलायंस, क्या है, कौन सा कंपनी के बारे में बताएं, रिलायंस के बारे में बताएं सर। यस। चलो रिलायंस के बारे में बात करते हैं। ये स्टॉक मार्केट डिसीजंस के लिए एक पर्टिकुलर साइट है जो मैंने स्टॉक मार्केट स्टूडेंट्स के साथ नॉर्मली मैं डिस्कस करता हूँ। ये मार्केट आज ओपन है, ठीक है, 2110 करेंटली स्टॉक प्राइस चल रहा है, आज थोड़ा डाउन गया है, ठीक है। ये हमारा इन्फॉर्मेशन का मेन एरिया नहीं है, स्टॉक में क्या हो रहा है इट्स नॉट अवर इम्पोर्टेंट इशू, बट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ फाइनेंशियल्स। क्या आपको फाइनेंशियल्स दिख रहा है सर, या फिर की मैट्रिक्स sir. दिख रहा होगा, पी रेशियो, पीबी रेशियो, डिविडेंड यील्ड, सेक्टर पी, सेक्टर पीबी, सेक्टर डिविडेंड यील्ड, ये सब अकाउंट्स है सर। सर जैसे जैसे आप अकाउंटेंसी सीखते जाओगे ना तो आपको समझ में आता जाएगा ये सब कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। और ये सब कैलकुलेट करके आप कंपनी में इन्वेस्ट करने का फोरकास्टिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कोई मजाक नहीं है सर, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करके आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे कि नहीं करोगे ये भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जितने अच्छे से अकाउंट्स को समझोगे उतने अच्छे से समझ पाओगे। क्या आपको इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो दिखाई दे रहा है सर? यस। ये देखो सर, ये इनकम है किसका, रिलायंस का, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिलायंस ने लास्ट 4-5 सालों में, इवन यहाँ पर तो 21, 2020, 2019, 2018, उससे पहले और भी कुछ एरिया है, ये देखो सर, ऑलमोस्ट 2012 से यहाँ पर डेटा अवेलेबल है। तो अगर आप रेवेन्यू देखते हो, मतलब रेवेन्यू मतलब व्हाट सर, रेवेन्यू मतलब सेल, ठीक है। सेल से उन्होंने बाकी जो भी मतलब अर्निंग वगैरह किया है वो सब खर्चा वगैरह बाद देने के बाद, ये देखो सर कितना, ऑलमोस्ट 50 लाख 5153 करोड़ के आसपास, ठीक है। यहाँ पर 60 लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा था क्या, 6,10,806, इस बार हो गया 5,05,153, उससे पहले 5,77,698, ये सब करोड़ में है सर, दीज ऑल आर इन करोड़, ओके। आप देख सकते हो किस तरह से कंपनी का इनकम का डेटा आपको कंपनी के ट्रेंड के बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर डिपेंड करके कंपनी का एनालिसिस देना, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में, ठीक है, कि इसका वैल्यू कितना चल रहा है, रिटर्न कितना चल रहा है, नॉट नेसेसरी फॉर यू, बट ये सब एनालिसिस अकाउंट से ही निकल के आता है, मैं बस आपको इतना कहना चाहता हूँ। सिमिलरली आपको कंपनी का बैलेंस शीट, ये देखो कंपनी का एसेट्स, कंपनी का लायबिलिटीज का डेटा, ये सभी चीजें कहाँ से निकल रहा है सर। तो एक चीज क्या समझ में आ रहा है सर कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। हाँ सर, अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, और ये लैंग्वेज ऑफ बिजनेस अगर है तो आपको ये भी जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये जो यहाँ पर डेफिनेशंस दिया गया है कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग significant manner in terms of money transactions, events, featuring part at least of a financial character and interpreting the results thereof। मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी आप समराइज करोगे, जो भी आप क्लासिफाई करोगे डेटा वाइज, उसको अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल मतलब फाइनेंशियल कैरेक्टर के थ्रू से आपको उसको एनालिटिकल वे में क्या करना पड़ेगा, उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप समझ पाओगे कि करना क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा स्टोरी दिया हुआ है यूएससीपीए का, मतलब हमारे देश में किस तरह से अकाउंट्स को ट्रीट करते हैं, यूएस में कैसे करते हैं। आप लोग एक बार घर में गो थ्रू जरूर कीजिएगा, ठीक है सर, एक बार प्लीज गो थ्रू कीजिएगा ये स्टोरी जो बोला है अकाउंट्स के बारे में, मस्ट गो थ्रू सर। एंड आफ्टर दैट आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ सर कि प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है, सिंपल है सर, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको पहले भी बोल चुका जब फ्लो चार्ट बताया था, फिर से यहाँ पे थोड़े डिटेल्स में दिया हुआ है, आपको रिकॉर्ड करना होगा। रिकॉर्डिंग मीन्स बेसिकली जर्नल, रिकॉर्डिंग मीन्स जर्नल, इसको बोला जाता है सर ओरिजिनल एंट्री, ठीक है, रिकॉर्ड इन दी ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री। तो ओरिजिनल बुक्स ऑफ एंट्री में जो होता है उसको जर्नल कहा जाता है। जिनका अभी तक जर्नल नहीं सीखा वो जर्नल सीखेगा मेरे से, डोंट वरी। उसके बाद क्या होता है सर, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई मतलब आपको क्या करना होगा, अलग अलग अकाउंट्स में आपको ईच एंड एवरी अकाउंट को अलग करना होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था ना राखी के एग्जांपल्स में, आपको परचेस के लिए अलग अकाउंट बनाना होता है, आपको सेल्स के लिए अलग अकाउंट बनाना होता है, आपको कैश के लिए अलग अकाउंट बनाना होता है। तो द बुक कंटेनिंग क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर। तो ये भी सवाल होता है एग्जाम में कि भाई जिस बुक्स में क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन होते हैं उसको क्या कहते हैं,
तो आपका जवाब क्या होगा सर? जिस बुक में क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होते हैं, द बुक्स कंटेनिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेजर। लेजर। तो इसी तरह से पढ़ना है ना, तभी जाके समझोगे कि क्यों है, किस लिए है, और याद भी रहेगा, मगअप करने का जरूरत नहीं है। द बुक्स कंटेन्स डिफरेंट पेजेस, individual accounting heads under which all financial transactions of similar nature are collected. For example, there may be separate accounts head for salaries, rent, printing, stationeries, advertisement, etc. All expense under these heads after being recorded in the journal will be classified under separate heads in the ledger. This will help in finding out the total expenditure incurred under each of the above heads. Student will learn how to prepare ledger books. ये हम लोग आपको बताएंगे, जिन लोगों का ledger हो चुका है सो के, पर जिनका नहीं हुआ है वो सीखेगा। ओके अच्छा, क्लासिफाइंग करने के बाद क्या हो गया सर? समराइज करना। ठीक है, अब समराइजिंग में क्या है? ठीक है, इट इज कंसर्न विद द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ क्लासिफाइड डेटा इन मैनर यूजफुल टू द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स। अब सर और मत पूछना, क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, क्या है, मैंने बता दिया। दिस प्रोसेस लीड्स टू ए प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको एमरन बैटरीज का दिखाया ना सर, ये क्या है, क्या लिखा है सर? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्या? क्या लिखा है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बैलेंस शीट, पीएल कौन बनाते हैं? ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं। ठीक है, जो अकाउंट समझते हैं, जो अकाउंट्स को जानते हैं, वही कर सकता है। तो वही है समराइजिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको एक जगह में करना, दैट इज कॉल्ड समराइज करना। ओके, पीएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना। आफ्टर दैट आता है एनालाइजिंग। ओके, द टर्म एनालिसिस मींस methodical classification of the data given in financial statement. These figures in the financial statements will not help anyone unless they are in simplified form. For example, all items relating to fixed assets. Fixed assets जो कंपनी में होता है ना, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, सर कहाँ से मिलेगा? सर बैलेंस शीट चेक करो, मिल जाएगा। आप एमरन बैटरीज के बैलेंस शीट में जाओ, क्या आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है? क्या आपको एसेट दिख रहा है सर? एसेट के अंदर नॉन करेंट एसेट दिख रहा है। नॉन करेंट मतलब फिक्स्ड। ओके, करेंट मतलब जिस एसेट्स को हम लोग लेस देन 1 ईयर में यूज करते हैं उसको करेंट एसेट बोलते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री। और जिस एसेट को हम लोग मोर देन ईयर में यूज करते हैं, मोर देन 1 ईयर, उसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करेंट बोलते हैं। देखो, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट जो बिजनेस का एसेट्स में आता है। ठीक है, या फिर अदर इंटेंजिबल्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टैंजिबल्स, फाइनेंशियल एसेट, इन्वेस्टमेंट, ये सब मोर देन 1 ईयर तक चलेगा, जिसको एसेट बोलते हैं। तो इसको फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, नॉन करेंट एसेट्स को। हर बिजनेस का एसेट्स होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा, करेंट एसेट्स होगा। मैं इसको बाद में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये सब एक एक करके मैं आपको लिखाऊंगा। ठीक है, तो लेकिन आपको बस करेंटली ये समझना है कि एनालाइज जब करना है तो फिक्स्ड एसेट्स आर पुट एट द प्लेस while all items related to current assets are put at another place. आप देखा ना सर कि कुछ आइटम को एक जगह में लिखा गया। देखो सर, फिक्स एसेट्स को यहाँ लिखा गया, करेंट एसेट्स को यहाँ लिखा गया। ये क्या हो रहा है? क्लासिफाई तो हो रहा है। हाँ सर, सबको तो एक साथ नहीं लिखा जा रहा है, फिक्स को अलग, करेंट को अलग। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? यस। बस यही तो है, यही तो है अकाउंट्स। तो इसीलिए तो आपको समझा रहा हूं मैं तब से। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनालाइजिंग एंड आफ्टर दैट इंटरप्रेटिंग। एक सेकेंड सर, एनालाइजिंग के बाद क्या मिला सर आपको? आपको समझ में आया ना सर सबको? एनालाइजिंग क्या हो गया? ये देखो, वही तो मैं तब से आपको बोल रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन पीएल आइटम, बैलेंस शीट आइटम, it provides the basis for interpretation. Students will learn the aspects of financial statement later stage of this course. मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो हम लोग ये सब चीजों को पूरा का पूरा सीखेंगे। ये जो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ ना, पीएल, बैलेंस शीट, ये सब तो सीखना पड़ेगा ना, तो जाके आपको एनालाइज करना भी समझ आ जाएगा। आफ्टर दैट आपको पता चलेगा इंटरप्रेट करना, और फिर आपको पता चलेगा कम्युनिकेट करना। इंटरप्रेटिंग में क्या आ जाएगा? This is the final function of accounting. It is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship as established by the analysis of accounting data. The recording financial data is analyzed and interpreted in a manner that will enable an end users. End users मतलब जो users होते हैं, जिसको account जरूरी होता है, to make a meaningful judgment about the financial condition and profitability of the business operations. मतलब business का conditions क्या है, इसको समझना। सर कौन समझ पाएगा? जिसको account समझ आता है, जिसको business का मतलब समझ आता है।
ठीक है। रिलायंस का डिटेल्स देख के, रिलायंस का डिटेल्स मैं आपको अभी शो कर रहा था ना सर, रिलायंस का डिटेल्स, हाँ ये रिलायंस का इनकम स्टेटमेंट्स है। ये रिलायंस का इनकम स्टेटमेंट पढ़ने का क्षमता क्या सब में है, या फिर जो अकाउंट समझेगा वही समझ पाएगा? हाँ सर, क्या हर किसी को समझ आ जाएगा रेवेन्यू, ईबीआईटीडीए, पीबीआईटी, पीबीटी, नेट इनकम, No, sir. ईपीएस? सिर्फ जो अकाउंट समझ पाएगा वही ना समझ पाएगा कि इसका मतलब क्या है, और इस मतलब से बिजनेस के बारे में क्या फ्यूचर डिसीजन लेना है। तो इसको क्या बोलेंगे? Yes. इसको क्या बोलेंगे सर? Language of इंटरप्रेटिंग? business. नहीं, इसको इंटरप्रेटिंग बोलेंगे ना। Yes. जब आप एक Yes, एक sir. पॉइंट को समझते हो तब जाके क्या बोलोगे आप इसको? इंटरप्रेट करना। सर आपके मन में शायद चल रहा है सर ये सब तो नहीं समझा रहे आप। सर ये सब चीजों के समझने के लिए आपको पूरा अकाउंट समझना पड़ेगा। जब आप पूरा अकाउंटेंसी जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा आप एक एक लाइन समझ जाओगे सर। ये मेरा वादा है, मैम का भी वादा है। जिस दिन आप पूरा अकाउंट समझ जाओगे, ठीक है, उस दिन आप इवन इसके लिए तो आपको इंटरमीडिएट लेवल तक का अकाउंट्स में सीखना पड़ेगा, एटलीस्ट ये इंटर तो कंप्लीट कर लो, तो आप एक एक पॉइंट समझ जाओगे सर, एक एक पॉइंट पूरा का पूरा, कि हर पॉइंट का मतलब समझ जाओगे। तो लंबा रास्ता है सर, इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि भाई रास्ता क्या है, चलना कैसे है, ठीक है। लेकिन इस रास्ते में चलने के लिए आपको क्या क्या कांटा से जाना पड़ेगा वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। एंड लास्ट इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटिंग, ठीक है, यही तो अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है। इट इज कंसर्न विद ट्रांजैक्शंस, ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द एंड यूजर्स, एनेबल देम टू मेक रैशनल डिसीजन। आपको लॉजिकल डिसीजंस लेना है कंपनी के बारे में। दिस इज डन थ्रू प्रिपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। तो रिपोर्ट में आपको दिखाना ना तब से, ये देखो ये अमेरन बैटरी का रिपोर्ट है, ठीक है, ये अदानी का रिपोर्ट है, देख पा रहे हैं सर आप लोग, ये और एक रिपोर्ट है, ये अदानी का है। अदानी का नाम सुने हो सर? जो हमारे देश में Yes, sir. पोर्ट को बिल्ड करते हैं, अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये देखो सर, दिखाई दे रहा है सर, अदानी रिपोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट, Yes, sir. ठीक है। ये सब मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, समझने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा समझना पड़ेगा। जिस दिन आप लोग और समझ जाओगे, स्टॉक मार्केट पढ़ोगे, इंटरमीडिएट या फाइनल लेवल पढ़ोगे, तब आप लोग और ज्यादा समझते जाओगे। अभी तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। अभी सिर्फ शोइंग चलेगा। जिस दिन अकाउंट्स पूरा समझ जाओगे उस दिन आप लोग खुद बैठे बैठे इसको इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, गारंटी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड सर कि ये कम्युनिकेशन करके आपको क्या फायदा। कम्युनिकेशन उसको करना होता है ना कि जिसको बिजनेस में लोन देना होता है, जिसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होता है, जो अपने ही बिजनेस को डेवलप करना चाहता है, नॉर्मली प्रोमोटर, अकाउंट्स का जो कंपनी का सीईओ होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है। देखना चाहोगे कि किस तरह से कंपनी का सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिखता है? ये देखो सर, आपको ये बैलेंस शीट दिखाई दे रहा है सर? बैलेंस शीट दिख रहा है सर अमरन का? Yes, sir. Yes. ये बैलेंस शीट के नीचे देखो कुछ लोगों का साइन होता है, देखो सर, ये ऑडिटर है सर, ब्रह्माया एंड कंपनी एंड डेलॉयट। अरे डेलॉयट का नाम तो सुने होंगे सर, बिग फोर। Yes, sir. ये बिग फोर में से सुमित त्रिवेदी बिग फोर का पार्टनर है। ये कौन है? ये ऑडिटर है सर, ये दोनों ऑडिटर है, ज्वाइंट ऑडिट किया है ब्रह्माया एंड कंपनी की तरफ से, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और ये करुमांची राजाज, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये ऑडिटर है सर, ठीक है। ये इस पर्टिकुलर बैलेंस शीट को चेक करके बताया, अकाउंट्स को चेक करके बताया कि ये सब सही है कि नहीं है, ये बताया। लेकिन कंपनी की तरफ से कौन है? डॉक्टर रामचंद्र एन गल्ला, जो कंपनी का चेयरमैन है, एस विजयानंद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एम आर राजाराम, कंपनी सेक्रेटरी, जयदेव गल्ला, वाइस चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड दिल्ली बाबू वाई, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, नॉर्मल केस में सीए और सीएमए, जिसके हाथ में कंपनी का अकाउंट्स का सारा डेटा होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि बिजनेस का इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है, कौन कौन इसको ऑथेंटिकेट करता है। एक सीएस का काम होता है कि सारा का सारा इंफॉर्मेशन प्रॉपर लीगल मैटर में हुआ है कि नहीं उसको देखना, और सीए एंड सीएमए का काम होता है अकाउंट्स को मैनेज भी करना कंपनी के लिए, ठीक है, और ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन सही रहे इसको देखना। और ऑडिटर के साथ, मतलब ऑडिटर जब आएगा तब से रिपोर्ट सही रहे, ऑडिटर अपने रिपोर्ट में सही बताए, ये डिपेंड करता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर। अगर कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बिजनेस को सही तरह से मेंटेन करता है तभी जाके रिपोर्ट ऑडिटर का सही होगा, नहीं तो ऑडिटर नेगेटिव रिपोर्ट देगा तो यूजर्स ऑफ अकाउंट्स जो है ना सर, बिजनेस में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी को अच्छे नजर से नहीं देखेगा। आई होप समझ में आ रहा है? हाँ सर, बहुत सारा कहानी एक साथ बता रहा Yes. हूँ, समझ में आ रहा होगा सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये भी पढ़ेंगे सर, ये नेक्स्ट क्लास में चर्चा होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अकाउंट सोशल साइंस है,
तो कैसे हैं, चाहो तो आप घर में पढ़ सकते हो खुद से भी, मैं फिर भी एक बार जरूर बताऊंगा। अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद अकाउंट्स का फंक्शंस, बुक कीपिंग क्या है, ठीक है, प्रॉपर वे में अकाउंट्स के साथ बुक कीपिंग में फर्क कितना है, ठीक है, एंड अकाउंट्स का सब फील्ड क्या है, ठीक है। एंड लास्ट में ऑब्वियसली ये सब तो मैं बता दिया, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से बता दूंगा, एंड रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स। ढेर सारा सवाल का जवाब लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बट सर अभी छुट्टी तो है, बट बिफोर दैट थोड़ा वेट कर जाओ 2 सेकेंड। नोट्स जिनके पास नहीं है मैं उनको शेयर करूंगा। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सर समझ में आया? कहानी है, Yes, अकाउंट्स का थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, बट क्या आप लोगों को समझ आ रहा है सर? अर्पिता, दिशा, ইয়েস স্যার। দিশা বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। ওকে, আমি নোটসটা শেয়ার করব, বাড়িতে একবার গো থ্রু করবি। ওকে স্যার। আচ্ছা অর্পিতা, দিশা একটু ওয়েট করে যাবি, হ্যাঁ 2 মিনিট সবাই যাওয়ার পরে। ओके, मन्नान, नताशा, समझ आ रहा है सर? yes sir. साक्षी, स्नेहाशीष, बोल सर क्लियर है कि नहीं? आयुष? Yes. ओके सर। Yes sir. ओके सर, एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। ओके सर, आज इतना ही है, ठीक है। कोई सवाल है तो करो, अदरवाइज स्टार्ट है सर। Bye sir. ओके सर, Bye sir. ओके, टाटा। Bye sir. टाटा सर, बाय सर। सर बोल साक्षी बोल। सर हमको कल वाला इको का क्लास बताए थे मैम को सर, उस दिन हम क्लास सही से नहीं कर पाए थे, पूजा था कल। आप इको का क्लास कल वाला शेयर कर दीजिएगा। और आज भी ना थोड़ा मतलब हम लेट से क्लास ज्वाइन कर पाए, अप्रॉक्स अच्छा, मेरा ठीक है, 25 मिनट छूट ठीक गया है, था। ठीक है, ठीक है, तो भी हमको शेयर कर दीजिएगा। ओके कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। सर आप हमको 7 वीडियो स्टार्टिंग का बेसिक्स का भेजे थे, जो आप बोले थे बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब तो मेरा हो गया। उसके बाद भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है तो वो भी हमको शेयर कर अच्छा दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू ओके, सर। ठीक है। और सर आपका पेमेंट हम अंडर 15 डेज कर देंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक बाय यू सर। सर, ओके। অর্পিতা, দিশা তোরা বুঝতে পারলি? তোদের আজ ফার্স্ট ক্লাস ছিল তাই জিজ্ঞাসা করছি। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এটা তো থিওরি বেস অ্যাকাউন্টস আছে, এটা যেটা এখন চলছে এটা থিওরি বেস অ্যাকাউন্টস, ঠিক আছে, মানে এখানে কনসেপ্ট গুলো বিল্ড করা হবে। বাট স্যার আরেকটা জিনিস লাগবে, সেটা হচ্ছে জার্নাল লেজারের জায়গা, যেটা যতক্ষণ না হবে তোরা প্র্যাকটিক্যাল গুলো ধরতে পারবি না। তো দিশাকে বোধহয় আমি রুটিনটা দিয়েছি অ্যাকাউন্টস ক্লাসে। দিশা আর কবে দুটো ক্লাস আছে? ওই দুটো ক্লাস ম্যামের কাছে আছে, তুই দেখেছিস রুটিনটা? হ্যাঁ স্যার দেখেছি, মানডে আর ফ্রাইডে। মানডে আর ফ্রাইডে, এই মানডে আর ফ্রাইডের ক্লাসে যে টপিকটা এখন চলছে এটা বুঝতে গেলে তোদেরকে একটু জার্নাল লেজারটা ধরতে হবে। অর্পিতারও হয়নি, অর্পিতাকেও করাতে হবে। তো আমি তোদেরকে এই উইকে মানে 2-3টে উইক লাগবে তোদেরকে, মানে যতক্ষণ না এই এক্সট্রা ক্লাস দিয়ে আমি তোদেরকে জার্নাল লেজার আর ট্রায়াল ব্যালেন্সটা রেডি করে নিচ্ছি, ততক্ষণ তোরা ম্যামের ক্লাসটা নিতে পারবি না, মানে করতে হয়তো পারবি কিন্তু বুঝতে পারবি না ভালো করে। তো সেই জন্য তোদের একটু জার্নাল লেজার আর ট্রায়াল ব্যালেন্সটা ব্রাশ করে মানে ব্রাশ আপ করে নেওয়া দরকার। তাহলে একটা কাজ করব, আমি যদি স্যাটারডে ইভিনিং করে একটা করে ক্লাস দিই, ঠিক আছে, 2 সপ্তাহ দিলেই হয়ে যাবে মোস্ট প্রবাবলি, তাহলেই তোরা তারপর থেকে ম্যামের ক্লাসগুলোকে কন্টিনিউ করতে পারবি, ঠিক আছে, যেখানে আমি ওকে স্যার। জার্নাল লেজার আর ট্রায়াল ব্যালেন্সটা শেখাবো, মানে বেসিক্যালি জার্নাল এন্ট্রিজ এন্ড লেজার এন্ট্রিজ, এই দুটো শিখে গেলে তোরা যে কোনো অ্যাকাউন্টস এর ক্লাসে বসতে পারবি। তো আমি তাহলে স্যাটারডে এক্সট্রা ক্লাস রাখি একটা, ওকে স্যার। ঠিক আছে, স্যাটারডে ইভিনিং ওই তোর 7টা 7:30টার দিকে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। অর্পিতা 8টা থেকে হলে ভালো হয়, তাহলে 8টা থেকে? কেন, তোর কি কাজ আছে? আমি দাদার সাথে কথা বলবো। ডান্স ক্লাস আছে, মানে এই সপ্তাহে একটু ডান্সের এক্সাম আছে, মানে এই সপ্তাহটা একটু মানে দেরি হলে তারপরে। আচ্ছা, এই সপ্তাহে তোর ডান্সের এক্সাম আছে? আচ্ছা, তো কটা থেকে শেষ হবে তোর ডান্স এক্সাম? আমার তো মানে রোববার এক্সাম আছে, রিহার্সাল আছে শনিবার, তো ওটা ওই 7:30টার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। 7:30টায় শেষ হয়ে যাবে? আমি ওই 7:30টার দিকেই স্টার্ট করবো,
ঠিক আছে? আচ্ছা দিশার কোনো অসুবিধা নেই তো? না স্যার। ঠিক আছে, তাহলে আমি 7:30 থেকে ক্লাস রাখবো এক্সট্রা এটা, ঠিক আছে? আমার এই জার্নাল লেজারের ক্লাসগুলো হয়ে গেলে তারপরে যে মানডে আর ফ্রাইডে যে ম্যামের ক্লাস আছে তারপর থেকেই জয়েন করবে, আমি বলে দেবো, ঠিক আছে? ওকে স্যার। তার আগে দরকার নেই, মানে কালকে ফ্রাইডের ক্লাসটা আমি দেখে নিচ্ছি, ম্যামের সাথে একবার আমি কথা বলে নিচ্ছি, যদি জয়েন করতে মানে করে যদি কিছু বুঝতে না পারিস তাহলে শুধু শুধু এক্ষুনি জয়েন করতে হবে না, সেক্ষেত্রে এক সপ্তাহ পরে জয়েন করবি, ঠিক আছে? বোঝা গেল ব্যাপারটা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ অর্পিতা কিছু বলছিস? শিডিউলটা পাঠাওনি আমাকে। হ্যাঁ শিডিউলটা তোকে পাঠাবো আমি এবারে, শিডিউলটা অ্যাকচুয়ালি কনফার্ম হচ্ছিল না, ওই জন্য তোকে পাঠানো হয়নি, এবারে আমি তোকে পাঠিয়ে দেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে। ওই যে ডিমান্ডের ক্লাসটা যে হচ্ছিল ফার্স্ট ক্লাসটা, ওইটার ভিডিওটা একটু পাঠিয়ে দিও। হ্যাঁ হ্যাঁ তোকে পাঠিয়ে দেবো, ডিমান্ডের ফার্স্ট ক্লাসটা, ঠিক আছে পাঠিয়ে দেবো। ওকে ওকে দিশা, ঠিক আছে, বাই। ঠিক আছে, ওকে টাটা।